मास्टर, ये शब्द सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? हमारे जहन में तस्वीरें अब बदलने लगी हैं। मास्टर सुनते ही हमें दुनियादारी की मास्टर क्लास याद आती है, जिसमें हम विस्तार से दुनिया के किसी बड़े मसले पर रोचक ढंग से तसल्ली से बात करते हैं। आज की मास्टर क्लास में हम बात करेंगे नेटो के बारे में। नाटो भी बोलते हैं हिंदी वाले, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, उपकार कौन क्या है, मैं ये जीके के सवाल, तो ये बात तो यहाँ तक हो गई। अगर आप कभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ा पन्ना पलटते हैं, टीवी पर कोई वीडियो देखते हैं, तो बार बार इसका जिक्र आता है। तो ये तो एक तरीका है इस विषय में दाखिल होने का। अब इसको थोड़ा नाटकीय बनाना हो तो मैं इस तरह से कहूँगा कि क्या पुतिन घिर गए हैं, क्या पुतिन के इर्द गिर्द यूरोपीय देश अपना शिकंजा और कस रहे हैं, अमेरिका का नया प्लान क्या है, आदि इत्यादि। ये भी एक तरीका है। कई तरीके हो सकते हैं, इन तरीकों पर बात करेंगे आज की मास्टर क्लास में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप के दुनियादारी प्रोग्राम की मास्टर क्लास है, जिसमें आज हम नेटो के बारे में, जिसको एक सैन्य संगठन कहा जाता है पर ये इससे बढ़कर भी है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और आज की मास्टर क्लास में हमारी मास्टर हैं डॉक्टर स्वस्ति राव, जो IDSA से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर फेलो हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वस्ति जी। आपकी पिछली क्लास और उससे पिछली क्लास दो हम कर चुके हैं मेरे ख्याल से। तीसरी है ये मेरे लिए। एक दफ़ा हमने जंग के बारे में बात की थी और एक दफ़ा बहुत विस्तार से क्वेट के बारे में जी समझा था। ये तीसरी क्लास है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अब सीधे बिना किसी देरी के मुद्दे पर आ जाते हैं। नेटो के बारे में ये माना जाता है कि ये एक फ़ौज का समूह है। कई देशों की फ़ौज इसमें मिली होती है, कभी तालिबान के खिलाफ, कभी किसी खिलाफ लड़ने के लिए ये उतरती रहती है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी बुनियादी समझ से आगे भी तो कुछ होगा। क्या है हिसाब किताब? और ये इसकी थोड़ा अगर आप हमें शुरुआत के बारे में बताएं, विषय प्रवेश जिसको बोलते हैं। तो पहले तो लल्लन टॉप देख रहे सब दर्शकों को और मास्टर क्लास के जो सुधी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अब इसके साथ ही ये मास्टर क्लास होगी। अब देखिए, ये तो माफ़ी मांग रही हैं क्योंकि ये बहुत सभ्य, सुसंस्कृत और विदुषी महिला हैं। पर आप इसमें इनका कमिटमेंट भी देख सकते हैं कि ज़ख्मी होने के बावजूद ये लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में मौजूद है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने कहा कि जो बहुत चर्चा में है इस वक्त कि आखिर ये नेटो क्या है, क्यों ये नेटो का एक्सपेंशन, पुतिन की आप न्यूज़ पढ़ते होंगे कि पुतिन को रातों को नींद नहीं आती नेटो के एक्सपेंशन की वजह से। तो क्या है ये नेटो? क्या ये महज एक तरीके का एक ऐसा ग्रुपिंग है जो दुनिया भर में लड़ाई करवाता है? आखिर ये कैसा ग्रुपिंग है कि जानते हुए कि गंभीरता क्या है इस मसले की, फिर भी मदद करे जा रहा है यूक्रेन की? तो इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए आज की मास्टर क्लास का मेरे ख्याल से ये उद्देश्य है। और जैसा कि आपने शुरू किया कि आखिर क्या है ये ग्रुपिंग, क्या है ये, कहाँ से शुरू होती है, इसका आदि क्या है, अंत क्या है। तो जैसे कि बातों को शुरू करते हैं, थोड़ा सा कंटेक्चुअलाइज हम करेंगे क्योंकि सुपरफिशियल नॉलेज तो मुझे लगता है काफ़ी है नेटो के बारे में। एक गूगल भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेटो इज़ अ सिक्योरिटी अलायंस ऑफ 30 कंट्रीज़। लेकिन इसका ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से उग रहा है, क्या ज़रूरत है और आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी रेलेवेंस क्या है? तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आसान बनाने के लिए दिखाया है कि देखिए ये है बेसिकली वो एक्सपेंस जिसकी हम बात करते हैं। ये यूरोप का नक्शा है। यूरोप के नक्शे में आप साफ देख रहे हैं कि इधर वेस्टर्न यूरोप है, इधर ईस्टर्न, बीच में सेंट्रल यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है और ये पूरा रशिया है। तो जो हम कहते हैं कि नेटो का एक्सपेंशन होता जा रहा है, तो ये जो आपको नीले रंग के जितने देश दिख रहे हैं, ये सारे के सारे नेटो के मेंबर्स हैं। और अब प्रॉब्लम क्या है, पुर्तगाल और स्पेन से यहाँ से शुरू करके उधर ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ कोर्स उसमें यूएसए भी है, यूएसए तो फाउंडिंग मेंबर ही है। और उसके बाद आप इधर आते जाइए तो इसमें नॉर्वे है, जर्मनी, चेक रिपब्लिक और तमाम ऐसे देश हैं। आप इनको काउंट करेंगे तो दो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, डेनमार्क और नॉर्वे। डेनमार्क है, नॉर्वे है और आइसलैंड भी है, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन अभी तक नहीं है। और यही इस वक्त जो नेटो का लेटेस्ट एक्सपेंशन है वो स्वीडन और फिनलैंड का है। तो हम इस पर बातें करेंगे और ये बड़ा गंभीर मसला है। फिलहाल मैंने ये मैप आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बताया है कि जो हम कहते हैं एक्सपेंशन और एक्सपेंस, तो नेटो
नेटो का असल में विस्तार है कितना यूरोप में। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें यूक्रेन के बारे में तो मुझे लगता है सब लोग ही यूक्रेन को जानते हैं। यूक्रेन मेंबर नहीं है, बेलारूस बनना चाहता था, बिल्कुल बनना चाहता था। हम इस पर बात करेंगे। सारी की सारी लड़ाई ही है यूक्रेन का आज के डेट में जो हशर है, इसके पीछे यूक्रेन का वो एस्पिरेशन है कि वो नेटो का मेंबर बनना चाहता था। तो यूक्रेन नहीं है, इधर आपको बीच में बोस्निया हर्जेगोविना दिख रहा है, इधर जॉर्जिया दिख रहा है, तो ये सब है। जो बेलारूस है नहीं है, बेलारूस तो रूस का एक तरह से लुकाशेंको रेजिम है, लेकिन ये नेटो के मेंबर्स अब नहीं है। और उसके बाद से ये रूस, तो बेसिकली कहना यही है कि रूस कह रहा है कि ये नेटो बढ़ते 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 हमारे बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल रूस की सीमा के, ये हाँ, रूस है, ये पूरा रूस की सीमा के पास आप ऐसे समझिए कि रूस की सीमा के पास नेटो आएगा, यानी कि अमेरिकी फौज रूस के बॉर्डर पर खड़ी है जी, इसलिए रूस को खतरा महसूस हो रहा है जी। अब हम लोग इसको देखेंगे तो ये सिर्फ ये मतलब मैंने बताने के लिए ये इलस्ट्रेशन इस्तेमाल किया है कि बेसिकली जब हम कहते हैं कि नेटो का एक्सपेंशन है तो असल में उसकी गंभीरता क्या है, कितने सारे देश हैं और वो रूस से कितने पास में हैं। तो रूस की जो ये चिंता है ये जस्टिफाइड है या नहीं है, तो इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट उस पर आते हैं जी। तो नेक्स्ट में अब देखिए मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसके इतिहास में जाकर और इतिहास के पन्नों को खोल के बताएं। डॉक्टर साहब इससे पहले कि माफ़ करिए, मैं बहुत डांट खाता हूँ बीच में टोकने को लेके। ये आप में से कई सुधी दर्शक इस स्पेलिंग की तरफ ध्यान दिलाएंगे। हमको भी पता है कि जल्दबाजी में समिट की ये स्पेलिंग गलत चली गई है, समिट की सही स्पेलिंग भी हमको पता है, लेकिन थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट था, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। जी, तो मैंने कहा कि देखिए बेसिकली हम नेटो को, जैसे मैंने आपसे कहा कि नेटो ऐसा नहीं है कि नेटो अभी कल बना है। नेटो बना है 1949 में, लेकिन 1949 में आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि उस वक्त नेटो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को बनना हुआ, और क्या ऐसा था कि केवल अमेरिका ने नेटो बनाया, इधर रूस ने कुछ नहीं किया? तो हम इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में जाने की हमें ज़रूरत है। और हमारा सारा का सारा जो मॉडर्न इतिहास है सौरभ, वो हमेशा की तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मे से शुरू होता है, क्योंकि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता है। नया वर्ल्ड ऑर्डर, आज जिस दुनिया में हम रहते हैं वो दुनिया हमें सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो निकली दुनिया है वो दुनिया में हम हैं। तो एक आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे याल्टा समिट है। ये याल्टा समिट जो है ये हो रही है फरवरी 1945 में, 1945 में। और ये जो याल्टा समिट है ये वॉर के ख़त्म होने के पहले हो रही है। आपको ध्यान होगा कि 1945 में अगस्त में 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 एटम बॉम्ब्स गिराए गए थे। आप तो जापान में पीएचडी करने गई थी, आप इन जगहों पे गई हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं गई हूँ। मैं काफ़ी दिन तक वहाँ रही हूँ और आज तो जापान को हम और भी एक बड़े दुखद कारण से इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, एक मैं कहती हूँ कि युग पुरुष चले गए। खैर, तो ये देखिए बात मैं समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो ब्लॉक्स थे। एक एलाइड पावर्स थे लेड बाय यूएसए, इसमें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ तक कि रशिया भी था उस वक्त, सोवियत यूनियन, और दूसरी तरफ एक्सेस पावर्स थे जिसमें जर्मनी, जापान, इटली मुख्यतः। हमें मालूम है कि जो एक्सेस पावर्स थे वो हार गए और जो एलाइड पावर्स थे वो विजयी हुए। तो वॉर के ख़त्म होने के कुछ महीने पहले याल्टा समिट हुई, और याल्टा समिट मैंने इसलिए भी मेंशन करी है क्योंकि याल्टा कहाँ है? याल्टा है क्राइमिया में। क्राइमिया जो उस वक्त यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, मतलब पूरा का पूरा यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, वहां पर यह समिट करी गई थी। और इसको करने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि जर्मनी के हारने के बाद, क्योंकि बड़ा क्लोज था कि अब जर्मनी हार जाएगा, हिटलर हार जाएगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जर्मन ऑक्यूपेशन कैसे करेंगे और यूरोप का अब क्या करना है। तो यहाँ पे कुछ कुछ प्लान्स जो थे वो बनाए गए। जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये प्लान बनाया गया कि जो देश हैं, जैसे आपको याद होगा कि हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने पोलैंड का बंटवारा कर दिया था। अच्छा। हिटलर ने कब्जा किया था और पोलैंड को खा गए थे। हिटलर ने ये सब किया था। तो पोलैंड का क्या होगा, इसी प्रकार जो और कंट्रीज हैं उनका क्या होगा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर होता था उस जमाने में। तो बहुत ज्यादा वहां ना जाते हुए मैं बताना ये चाहती हूँ दर्शकों को कि याल्टा समिट से मैं आखिर शुरुआत क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये, और याल्टा समिट पे याद रखिए कि यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका और ब्रिटेन, ये तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ मिले थे और ये तय हुआ था कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ निर्णय लिए कि हम क्या करेंगे, पोलैंड का क्या होगा और बाकी जो तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए अब उस समय ये हुआ कि ठीक है यहाँ पर हम
डेमोक्रेटिक हम इलेक्शंस कराएंगे और जो भी वहां पे आएंगी जो सरकार जो चुनी हुई सरकार बनेगी। लेकिन याल्टा समिट के बाद जब तक पोट्सडाम समिट, दूसरी एक और समिट होती है वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के पहले, तब तक देखिए कि कैसे सोवियत यानी जोसेफ स्टालिन कैसे अपना भरोसा खो रहे हैं वेस्टर्न एलाइज के नज़र में। क्या कर रहे हैं ये कि कहने को तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है हम क्या करेंगे कि पोलैंड में क्या होगा, जो चुनी हुई सरकार है वो बनाई जाएगी। लेकिन फिर हमने देखा कि पोलैंड हो, चेकोस्लोवाकिया हो, ऐसे तमाम जो सेंट्रल यूरोपियन देश हैं वहाँ पे सोवियत यूनियन क्या कर रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टीज को फंड कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तख्ता पलट के लिए। यानी चेकोस्लोवाकिया में तो तख्ता पलट भी हो जाता है, देखिए फरवरी 1948 में। लेकिन कहने का मतलब है कि 1945 में जो डिसीजंस लिए गए हैं स्टालिन उन पे खरे नहीं उतरते हैं और वहाँ से ही एक दरार जो है वो शुरू हो जाती है कि ये जो है इनके अपने प्लान्स हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक विजयी तरफ खड़े हैं तो वॉर के खत्म होने के बाद भी वो वही दुनिया है, एक ही गुट बने रहेंगे, नहीं। तो वहां से ये दरार जो है वो आनी शुरू हो जाती है। और भी कुछ कुछ प्लान्स हैं कि जर्मनी को हारने के बाद जब जापान को हराया जाएगा तो क्यूराइल आइलैंड्स, कुछ आइलैंड्स हैं जो जापान और रशिया के बीच में हैं, वो वापस जापान के पास हैं और वो रशिया को दे दिए जाएंगे। सिमिलरली 1904-1905 में जो रशिया और जापान के बीच में लड़ाई हुई थी उसमें जो टेरिटरी जापान ने ली थी वो भी लौटा दी जाएगी। ऐसे करके तमाम कंसेशंस जो है तमाम पुराने मसले थे जिनको सुलझाने का जतन था। लेकिन इन सारे मसलों के सुलझाने के पीछे जो शर्त थी वो ये थी कि आप यूरोप में और स्पेशली सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज में आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे, तब हम आपको ये सारे कंसेशंस देने को तैयार हैं। उन देशों पे जहां पे उस समय जर्मनी का कब्जा था, मतलब जो जर्मनी के हाथ से निकले हुए कंट्रीज ना भाई, जर्मनी हो, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, इधर आपका इधर चेक, ये तो चेकोस्लोवाकिया बाद में टूट गया, पहले तो एक ही देश था। तो इस तरह से जो ये कंट्रीज है इनका क्या होगा पर्टिकुलरली। तो कहने का मतलब कि अब रशिया ने क्या किया कि रशिया ने इस चीज का इसका पालन नहीं किया। खैर, दूसरी चीज आती है एटम बॉम्ब। आपको एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो ये मसले हैं इनको समझने के लिए छोटे छोटे एनेक्डोट्स कितने काम आते हैं। देखिए, ऐसा था कि अमेरिका के पास एटम बॉम्ब है, ये आखिरी वक्त तक सब लोगों को नहीं पता था और स्पेशली यूएसएसआर को नहीं पता था, स्टालिन को नहीं पता था। तो जब ये एक मीटिंग हो रही थी जिसमें अमेरिका ने एक तरह से बहुत चुटकी लेते हुए जोसेफ स्टालिन को कहा कि देखिए ऐसा है, हमारे पास एक ऐसा वेपन है कि अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो एक हफ्ते के अंदर जापान अपने घुटने टेक देगा। और जोसेफ स्टालिन ने हंसी में उड़ा के कहा कि अरे ऐसा कौन सा वेपन हो सकता है, हिटलर जैसा व्यक्ति जो अभी घुटने टेक चुका है उसके बाद भी जापान लड़ रहा था और 2-3 महीने से लड़ रहा था। तो उन्होंने कहा ऐसा कौन सा वेपन हो सकता है, उन्होंने कहा अरे ऐसी बेकार की बात कर रहे हैं। और उसके बाद फिर एटम बॉम्ब गिराया जाता है और विदिन 2-3 डेज एटम बॉम्ब गिरने के खत्म हो जाती है वॉर। तो ये जो एटम बॉम्ब है ये दूसरा पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बनता बड़ा रेफरेंस पॉइंट है। जी, तो आप अब समझ रहे हैं कि एटम बॉम्ब इज नॉट जस्ट अ मिलिट्री वेपन, एटम बॉम्ब इज अ पॉलिटिकल वेपन। और यही एटम बॉम्ब को अगर हम समझते हैं कॉन्टेक्स्ट में तो हम यूरोप की पूरी उस वक्त का जो मानचित्र है, उस वक्त की जो साइकोलॉजी है, हमें समझ में आती है कि आखिर ये वहाँ पे प्रॉब्लम्स कहाँ से होनी शुरू हुई हैं। उसके बाद चलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई और तमाम निर्णय ले लिए गए। अब आता है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। मैंने यहाँ पे लिख रखा है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या है। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ही पहली दफ़ा हमको एक साफ शब्दों में अमेरिका की तरफ से एक मतलब ऑफिशियल तरीके से हमको दिखता है सोवियत कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी। सोवियत जो रूस है, सोवियत संघ को रोकने का। क्यों? क्योंकि तब तक हमें ये समझ में आ रहा है कि अरे ये केवल हमारे साथी नहीं है, ये तो पूरी की पूरी दुनिया में और यूरोप से शुरू करके ये तो पूरा का पूरा साम्यवादी एक वो बनाना चाहते हैं। जर्मनी ने हमला करके अपना असर बढ़ाया, ये अपनी मर्जी की कम्युनिस्ट सरकारें बनवा के अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाएंगे यूरोप में। तो ये हमारे एलाइज केवल वॉर तक थे। अब ये हमारे अगेंस्ट, क्योंकि साम्यवाद है वो फ्री ट्रेड, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की व्यवस्था से बिल्कुल उलट व्यवस्था है। तो इस चीज का रियलाइजेशन है। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में पहली बार ये होता है कि सोवियत कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसी से निकलता है। ये 1947 में पहली बार आती है, डेवलप होती है। फिर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान उसके बाद आता है। मार्शल प्लान क्या है? यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम है, क्योंकि यूरोप पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। आपको याद है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मंजर हैं और जो मूवीज हैं उसमें आता है कि यूरोप पूरी तरह से तहस नहस था। तो उस यूरोप को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अमेरिका की तरफ से एक इकोनॉमिक पैकेज जो था वो दिया गया। और
जर्मनी में वेस्ट जर्मनी को ज्यादा दिया गया, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जर्मनी के भी दो टुकड़े कर दिए दीवार गए कर दी गई, दीवार बना दी गई थी सोवियत संघ के प्रभाव में। और दीवार तो बाद में बनी, दीवार बाद में बनी, लेकिन उस समय तो ये था कि जर्मनी के 4 हिस्से कर दिए जाएंगे, एक फ्रेंच, एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और एक सोवियत। इसी प्रकार जर्मनी में एक शहर होता था बर्लिन, बर्लिन के भी 4 हिस्से कर दिए गए थे अलग से। तो ये हमें लगा कि 2 हिस्से हुए थे। नहीं, 2 हिस्से बाद में हुए, क्योंकि जो फ्रेंच और ब्रिटिश थे वो मर्ज हो गए वेस्टर्न ब्लॉक में, तो वो पूरा का पूरा वेस्ट जर्मनी हो गया, और जो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था वो ईस्ट जर्मनी हो गया। तो बहरहाल मार्शल प्लान करके एक इकोनॉमिक रिकवरी का प्रोग्राम आता है, ये भी वेस्टर्न है, और यहीं से नींव पड़ती है कहीं ना कहीं नेटो की। क्योंकि सवाल आपने पूछा ना कि मतलब जब हम ये देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी कि हमें नेटो बनाना पड़ा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो उनमें डिफरेंसेस थे वो आने लग गए थे। यही सब चीजें हो रही थी। तब तक चेकोस्लोवाकिया में 1948 में एक कू होता है। कू ऐसा होता है कि वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सोवियत यूनियन की शह पर कू कर देती है, सत्ता हथिया लेती है। कू मतलब तख्ता पलट, सैन्य विद्रोह। जी, ये सत्ता हथिया लेती है, और उसके बाद 4 दशक तक चेकोस्लोवाकिया पे उनका ही वो होता है, डेमोक्रेसी खत्म, डेमोक्रेसी खत्म। ओके, अब चेकोस्लोवाकिया में ये सब हो रहा है। इधर मार्शल प्लान जब आ रहा था, उस वक्त ग्रीस और टर्की में भी सिमिलर किस्म की सिचुएशन जो थी वो आ रही थी कि कम्युनिस्ट पार्टीज का जो जोर था, क्योंकि इन सारी कम्युनिस्ट पार्टीज को सोवियत यूनियन का सपोर्ट था, तो इन्होंने ये कहा कि हमको बहुत तेजी से काम करते हुए हमें वहां पे इकोनॉमिक सहायता पहुंचानी जरूरी है, ताकि ये सब उधर गिर ना जाए, है ना, सोवियत यूनियन के असर को काउंटर करने के लिए। और ये भी याद रखें कि अमेरिका और यूरोप के बीच में पूरा सागर है, लेकिन यूरोप और बाकी जो यूरोप है और रूस जो है वो कनेक्टेड है। हाँ। तो अमेरिका के पास हमेशा ये डर है कि हम तो बहुत दूर हैं, पीछे से जो है कि वो हमारे ही उसमें सेंध ना लगा ले, जो हमने इतनी मेहनत से और एक पूरा वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया है। तो ये होता है। उसके बाद देखिए जून 48 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है जिसको कहते हैं बर्लिन ब्लॉकेड। बर्लिन ब्लॉकेड ये क्या है, और ये कई मायनों में कहते हैं कि ये कोल्ड वॉर का पहला क्राइसिस है। कोल्ड वॉर का पहला क्राइसिस है। होता क्या है कि जो मैंने आपसे कहा कि बर्लिन, जर्मनी के तो 4 पार्ट्स थे ही, जो बाद में 2 हो गए, क्योंकि जो एलाइड पावर्स थे उनका सेम हो गया, वेस्ट और इधर ईस्ट। बर्लिन एक जो सिटी है वो ईस्ट जर्मनी की तरफ जो था वो एक धंसा हुआ सा शहर है, ईस्ट की तरफ। लेकिन बर्लिन इतना इंपॉर्टेंट शहर है कि उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा बर्लिन जो है वो सोवियत यूनियन के पास नहीं जाएगा, बावजूद इसके कि वो ईस्ट जर्मनी में है। तो बावजूद इसके कि बर्लिन ईस्ट जर्मनी में था, बर्लिन के भी 4 हिस्से किए गए। रूस ने जून 1948 में क्या किया कि जो वेस्टर्न पार्ट था जर्मनी का, उसको रेल से, रोड से, कैनाल से, सबसे काट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं आएगा, वेस्ट से जो भी आ रहा था तुम्हारे पास, खाना पीना, लाइट, कुछ भी नहीं आएगा। ओके। मतलब अपने उसको असर्ट करने के लिए। और इसी का जवाब दिया वेस्टर्न पावर्स ने अमेरिका की लीडरशिप में कि वहां पे उन्होंने एयरलिफ्ट करा के सामान, खाना पीना, दवाइयां पहुंचाई। तुम रेलगाड़ी वगैरह रोक दोगे तो हम जहाज से गिराएंगे। तो हम जहाज से। तो वो पहला हमें दिखता है कि इस तरह का मैसिव एयरलिफ्ट होता है, एयरलिफ्ट कर करके उन्होंने सारी चीजें पहुंचाई। तो बर्लिन ब्लॉकेड, अब देखिए ऐसा माहौल जो है वो यूरोप में बना हुआ है, और अभी युद्ध खत्म हुए 3 ही साल हुए हैं, और तब तक नौबत यहां पहुंच गई है। लिहाजा अप्रैल 1949 में इसकी मतलब ज़रूरत तो पहले से महसूस होने लग गई थी, लेकिन अप्रैल 1949 में, और स्पेशली 14 अप्रैल है वो डेट, जब एक्चुअली जो देश हैं ये मिलते हैं और कहते हैं कि हम एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का अलायंस बनाएंगे, जिसका बेसिक काम ये होगा कि यूरोप में सिक्योरिटी इंश्योर करे। और ये उन्होंने कहा कि भाई हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा। अब अगर आप नेटो, तो ये बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि ये नेटो का जो जन्म है उसके पीछे क्या हो रहा है कि नेटो जैसी चीज को आना पड़ रहा है। और एक तरफ अब देख रहे हैं आपकी यूरोप में अमेरिका लेड मिलिट्री अलायंस नेटो है, इकोनॉमिक अलायंस मार्शल प्लान है या यूरोपियन जो रिकवरी प्रोग्राम है। अब इसका जवाब सोवियत यूनियन भी दे रहा है। 1949 में नेटो बनता है, 1955 में सोवियत यूनियन अपने जो समूह के देश हैं उनसे बनाता है वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट में भी वही मेंबर्स हैं, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसमें चेकोस्लोवाकिया, बल्गेरिया, आगे मैं आपको दिखाऊंगी जी। इसमें ये जितने कंट्रीज है, देखिए अब मैंने आपको नेटो के बारे में बताया, लेकिन उस जमाने में मतलब 1955 में कौन कौन कंट्रीज है, इसमें नक्शा है क्या? हाँ, इसमें है नक्शा, आगे आएगा नक्शा, जब आएगा तो बस ये इसके पहले आइए, और पहले आइए थोड़ा सा, अभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगी जी। तो बेसिकली जो आपने पहला जो लगाया था वो ठीक था,
जो आपने पहला लगाया था ना, वाला। हाँ, जो ये तो अभी हालिया नक्शा है, लेकिन इसमें आपको मैं ये बता सकती हूँ कि वार्सो पैक्ट के मेंबर्स कौन थे। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, बल्गेरिया, ये सारे के सारे जो कंट्रीज थे ये वार्सो पैक्ट के मेंबर्स थे। मतलब ये सोवियत संघ के प्रभाव वाले थे, तो सोवियत बिल्कुल। संघ के बनाए संगठन में जो नेटो के मुकाबले उन्होंने बनाया 1955 में। अच्छा। और ना केवल ये, जो मैं आपको समझा ये रही थी कि अगर एक तरफ मिलिट्री अलायंस वेस्ट का नेटो है और इकोनॉमिक अलायंस जो है वो मार्शल प्लान है, तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का जो मिलिट्री अलायंस है वो है वार्सो पैक्ट जो 1955 में बनता है, और भी है इकोनॉमिक अलायंस जिसको कहते हैं कोमेकॉन। कोमेकॉन जो है वो मतलब एक रूसी उसका एक्रोनिम है। कोमेकॉन जो है वो बनाया जाता है इकोनॉमिक असिस्टेंस देने के लिए जो कम्युनिस्ट ब्लॉक के कंट्रीज हैं, मार्शल प्लान के बरक्स कोमेकॉन। आप इसको एक तरह से मोटा मोटा मिरर इमेज की तरह से समझ सकते हैं कि भाई क्योंकि जब इतना मार्शल प्लान और इतना एड वेड आने लग गया तो इधर रूस को भी तो चिंता, सोवियत यूनियन को भी तो चिंता हुई ना कि अब हमारे साइड ना निकल जाए। तो कोल्ड वॉर का तो ये एक क्लासिक इमेजरी है कि कोल्ड वॉर जो है वो एक रस्साकशी का एक मैच है। तो इस तरह से चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग इसके बारे में बता रहे थे, अब आपको समझ में आ गया कि आखिर नेटो जो था वो बना कैसे। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेटो क्या है ये बात हो रही थी। आप नेटो के वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि नेटो जो है उसके कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो हैं कि भाई सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे, लेकिन केवल यही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डेमोक्रेटिक देश ना हो तो आप नेटो के मेंबर बन सकते हैं। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नेटो का क्या है कि डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस भी प्रमोट करता है नेटो। यानी कि नेटो के जितने भी 30 मेंबर्स हैं वो फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज हैं। ठीक है, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी अगर आप नहीं है तो आप नेटो के मेंबर नहीं बन सकते। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव किसी तानाशाह का या एक ही पार्टी का शासन चल रहा है अनंत काल तक नहीं। और ये समझना बड़ा जरूरी है इस वक्त, तभी हमें समझ में आएगा कि आखिर वो नाटकीय घटनाक्रम था क्या जब सेंट्रल यूरोप और ईस्ट यूरोप के ये सारे देश भाग भाग के नेटो के पीछे भाग रहे थे। जो पुतिन कहते हैं कि नेटो आ रहा है हमारे दरवाजे पे, बात यह है कि वो खींच खींच के नेटो को लेकर आ रहे हैं। तो ये जो हमें घटनाक्रम है ये समझ में आएगा जब हम इसके पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को ढंग से समझेंगे। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब मैंने यहाँ पे 3 आर्टिकल्स लिखे हैं। टोटल नेटो की जो फाउंडिंग ट्रीटी है उसमें तकरीबन 14 आर्टिकल्स हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 है, जिसको कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी, वन फॉर ऑल। नेटो के किसी एक देश पर हमला होगा तो सब देश उसके बचाव के लिए आएंगे। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ऑल फॉर वन। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो उसके अलावा ये आधी बात है, थोड़ा सा बात पूरी समझ में तब आती है जब हम उसको बाकी 3 आर्टिकल्स के संदर्भ में समझते हैं। आर्टिकल 4 जो है वो ये बताता है कि नेटो में हम कोई भी जब फैसला लेते हैं तो उसके पहले सारे मेंबर्स को बैठ के कंसल्टेशन करना पड़ता है। इसीलिए टर्की का रोल बाद में आएगा कि क्यों कंसेंसस जरूरी है नेटो को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सारे के सारे जो 30 मेंबर्स हैं दे शुड बी ऑन द सेम पेज। टर्की भी है जी, उसमें टर्की भी है बिल्कुल। तो आर्टिकल 4 जो है वो कंसल्टेशन के बारे में बताता है कि कैसे कंसल्टेशन किया जाता है और क्यों सबका कंसेंसस बनना जरूरी है। आर्टिकल 5 सबसे महत्वपूर्ण है, जो बताता है कलेक्टिव सिक्योरिटी, और कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। और आर्टिकल 6 जो है वो बताता है कि इस कलेक्टिव सिक्योरिटी के माने क्या हैं। क्या होगा तो हम कहेंगे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी इन्वोक करना है ना। इसके डिटेल्स में तो आर्टिकल 6 में आर्टिकल 6 का एक क्लॉज है, आर्टिकल 6 का दूसरा क्लॉज है, इस तरह करके सब क्लॉजेस। कब हम एक दूसरे की मदद के लिए मतलब जिसको हम कहते हैं कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये तो सुनने में बड़ा छोटा सा फ्रेज लगता है ना। इसके फाइन डिटेल्स क्या हैं, जो फाइन प्रिंट है उसका, ये आर्टिकल 6 बताता है कि कहाँ कहाँ पे टेरिटरीज हैं। अब जैसे फ्रांस है, अब फ्रांस की टेरिटरी जो है वो इंडो पैसिफिक में भी है। फ्रांस की बहुत सारी टेरिटरी, उस वक्त आप गौर करिए तो अफ्रीका में भी कुछ कॉलोनीज थी। तो जहां जहां पे ये टेरिटरीज हैं, कहाँ पे कौन से द्वीप हैं जहां पे ये टेरिटरीज मानी जाएंगी, इन सब के बारे में डिटेल बताता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि नेटो का अगर हमको बात पूरी समझनी है तो आर्टिकल 5 डेफिनेटली मेन है, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 6 जो है वो उसको सपोर्ट करता है, तो हमें पूरी तस्वीर समझ में आती है। अब आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपसे कहा था कि उस वक्त, और मैंने आपके इनके जो आप मुझसे पूछ रहे थे पहले हम लोग बात कर रहे थे, वो ये भी था कि क्या ये कोल्ड वॉर जो हम बात करते हैं क्या ये केवल यूरोप तक सीमित थी, बाकी दुनिया में तो क्या सब बढ़िया अमन चैन था? ऐसा तो नहीं था। ये जो कोल्ड वॉर में पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटने की जद्दोजहद थी, मतलब पूरे यूरोप को 2 हिस्सों में बांटने की जद्दोजहद थी, ये हमको यूरोप से बाहर
एशिया में भी दिखाई पड़ती है, इंडो चाइना का जो रीजन है, मतलब आपका जो आसियान कंट्रीज जिसको हम आज कहते हैं, वहाँ भी दिखाई पड़ती है। वो हमको मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में भी दिखाई पड़ती है। अच्छा। तो और यही नहीं, हमको असल में वो आगे उधर सेंट्रल अमेरिका में भी दिखाई पड़ती है, लैटिन अमेरिका में भी दिखाई पड़ती है। यानी कि कोल्ड वॉर एक ऐसा मंजर है जहाँ पे ये दो सुपर पावर्स कभी भी सामने नहीं लड़ रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा देशों पे हमारा असर बढ़े, वो हमारे साथ अलायंस में आए, इसकी मशक्कत थी। तो मैंने इसको इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि एक ये अब कई बार आता है कि एक ड्वाइट आइजनहावर करके अमेरिकन राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक डोमिनो थ्योरी दी थी। तो डोमिनो थ्योरी में ये हिंदुस्तान का जिक्र आता है, तो इस वजह से हमें लगा कि ये प्रासंगिक होगा इसको बात करना। तो बेसिकली जो कोल्ड वॉर थिएटर था वो वहाँ यूरोप तक ही महदूद नहीं था, वो यूरोप के आगे भी गया है ना, जिसको हमने कहता है कि रायता जो है वो फैल रहा है। वो कहते हैं ना, क्योंकि भाई क्या है कोल्ड वॉर, रायता ही है मेरे हिसाब से। तो और तो जो आपका जन्म स्थान गोरखपुर है, बनारस? जी नहीं, जन्म स्थान मेरा गोरखपुर है, बिल्कुल। हाँ, तो अब ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि गोरखपुर और बनारस आ रहा है। नहीं तो क्योंकि असल में उसका जो मतलब है वो उसी से निकल कर आता है ना, भाई है क्या ये कोल्ड वॉर। हाँ। तो अब ये जो है ये फैल रहा है, अब ये पहुंच रहा है एशिया में, इंडो चाइना जो मैंने आपको रीजन बताया, मिडिल ईस्ट में। फिर आइजनहावर एक थ्योरी दे रहे हैं। अब उनको क्या डर लग रहा है, देखिए अगस्त 1953 आ गया है अब। वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो शुरुआत हुई है सोवियत आइडियोलॉजी, भाई साहब जो अमेरिका के जनरल थे जब बम गिरा था, हाँ वही बाद में राष्ट्रपति बन गए, बिल्कुल। तो आइजनहावर कह रहे हैं कि देखिए ये जो एक्सपेंशन का हमें कीड़ा दिख रहा है ना, सोवियत मतलब साम्यवाद जो है वो कंटेन नहीं रह सकता, साम्यवाद को फैलना है, नहीं तो वो पेरिश कर जाएगा। हाँ, तो साम्यवाद का ये जो फैलाव है अब ये हमको दिख रहा है इंडो चाइना से। और अब ये क्योंकि 1949 में याद करिए कि चाइना में भी कम्युनिस्ट सरकार बन गई है ना, चाइना में माओ आ गए और जो चाइना के जो कुओमिंतांग थी वो भाग गए, ताइवान भाग गई, ये सब हो गया। अब उसके बाद मतलब पूरा एशिया हमको दिख रहा है। पेनिनसुला में वॉर चल ही रहा था 1950 से 53 तक कोरियन पेनिनसुला में वॉर चल रही, 53 में कोरिया बट गया है ना, तो मतलब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बट गया। तो अब ये उनको दिख रहा है कि एशिया तो हमारे हाथ से निकल रहा है। और उसके बाद फिर उसके नीचे फिर इंडो चाइना जो मैं आपको बता रही हूँ कि उस रीजन में बहुत डिस्टर्बेंस है। अब देखिए क्या कर रहा है अमेरिका, यूरोप में तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, यानी कि नेटो। बाकी जगह भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है जिसको कहते हैं सियाटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बनता है 1954 में। इसमें कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, इसमें यूके भी है, फ्रांस भी है, पाकिस्तान भी है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी हैं, कई तरह के लोग हैं। एक ये बनता है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। उसके बाद बनता है सेंटो या सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उस समय इसको बगदाद पैक्ट कहते थे क्योंकि बगदाद में इसके हेडक्वार्टर्स थे, इराक में। ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं ये एक तरह से नेटो के भाई बहन है, छोटे छोटे। लेकिन नेटो जितने कारगर नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनके पास कोई मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का फॉर्मूला, जैसे नेटो को मैंने आपको बताया ना, आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 6 का सब क्लॉज है, फिर दूसरा सब क्लॉज है। इस तरह का डिटेल्ड जो एक तरह का प्लान है वो ये सियाटो और सेंटो के पास नहीं है। ये बना दिए गए हैं और मैंने आपसे कहा कि इसमें अलग अलग कंट्रीज हैं, कई सारे कंट्रीज। अब जैसे सियाटो है, अब इसमें पाकिस्तान वगैरह बाहर हो गए, फ्रांस बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि वियतनाम वॉर को में अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मैं पूछ रहा था कि ये फेल क्यों हो गया, मतलब ये क्यों नहीं नेटो जैसे बन पाया? पहली बात तो इसलिए फेल हो गया क्योंकि उनके पास वो स्ट्रक्चरल वो नहीं था जो नेटो के पास था, कि मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, इंटेलिजेंस कैसे गैदर होगी, ये सारे काम है ना, तब तो जाके आप एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को सस्टेन कर सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं था। ये मैंने आपसे कहा कहीं की कहीं का रोड़ा जोड़ा गया था। हाँ, इसमें कुछ इंडो चाइना के कंट्रीज, कुछ यूके, फ्रांस, पाकिस्तान, हर तरह के लोग थे। तो बहरहाल ये इसका जो मतलब इसकी जो स्टीम थी वो लूज हो गई इस वजह से। सिमिलरली बगदाद पैक्ट, अब बगदाद पैक्ट में कहने को इसका नाम ही इराक बगदाद पे पड़ा था। 1959 में इराक अलग हो गया, 1979 में ईरान अलग हो गया क्योंकि वहाँ पे वो इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गया। अब जब ये सारे अलग हो गए तो बगदाद पैक्ट का भी लॉजिक खत्म हो गया। तो ये ज़्यादा चल नहीं पाए, मतलब 70 के दशक तक आते आते एक ये बताइए, जैसे इसमें पाकिस्तान था तो गुट निरपेक्ष की हमारी एक नीति तो थी नेहरू जी के ज़माने से, तो हमारे ऊपर भी प्रेशर रहा होगा कि हम भी ऐसे किसी पैक्ट में शामिल हाँ जी बिल्कुल। और इस यही बात है, मुझे लगता है सौरभ, जब हमें गुट निरपेक्षता की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि एक थी फर्स्ट वॉर यानी कि जो वेस्टर्न लेड कंट्रीज का ब्लॉक था, अमेरिका लेड। एक था सेकेंड वर्ल्ड जिसको हम सोवियत लेड कंट्रीज का हम ब्लॉक कहते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि इसके बाद भी वो नहीं मतलब भारत जैसे जो देश थे उन्होंने कहा कि नहीं, दुनिया को देखने का ये नज़रिया या ये बाइनरी, केवल यही बाइनरीज हैं, ये दो एक्सट्रीम्स ही दुनिया को देखने का नज़रिया है, हम इससे सहमत नहीं हैं।
दुनिया को देखने का एक और नजरिया थर्ड है। वर्ल्ड शब्द वहीं से आया। जी एग्जैक्टली ये कोल्ड वॉर के थर्ड वर्ल्ड context में। कंट्रीज, हम ये जी, कितना सुनते रहते जो थे। थर्ड वर्ल्ड, अब आज के दौर में हम थर्ड वर्ल्ड समझते हैं कि गरीब कंट्रीज हैं। हाँ, मेरा कंफ्यूजन जी, दूर बिल्कुल। किया आपने। लेकिन इसका जो एक तरह से जो जेनेसिस है वो ये है कि दुनिया को ये बाइनरीज में देखने का, या तो कि अमेरिका के साथ हो या capitalist सोवियत संघ के या साथ हो। सोवियत यूनियन First के world, साथ, second world। इसके अलावा दुनिया से इंटरैक्ट करने का, दुनिया से शिरकत करने का, इसका एक हमारे पास एक तीसरा एक विजन भी होना चाहिए। और ये विजन जो है ये उभर कर आया गुट निरपेक्षता। अब आप ये कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता भी कहीं ना कहीं ऐसी तो कोई निरपेक्ष नहीं थी भाई, इंडिया जो था वो टेक्निकली इन नॉन अलाइंड था, लेकिन सोवियत यूनियन की तरफ हमारा झुकाव था। अब ये सब बातें हम कर सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि भारत से जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वो इजिप्ट के नासिर हों, चाहे वो इंडोनेशिया के सुकार्नो हों, चाहे वो गना के क्वाबे नक्रुमा हो, और या फिर युगोस्लाविया के वो जोसेफ टीटो हों, इन सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम इन दो देशों की इस रस्साकशी से अपने आप को नहीं परिभाषित करेंगे, हम अपनी दुनिया से शिरकत करने के लिए अपनी भाषा खुद गढ़ेंगे। तो ये जो था ये गुट निरपेक्ष कंट्रीज का वो था। अब आप इसे आर्ग्यू कर सकते हैं गुट निरपेक्षता कितनी सक्सेसफुल थी, नहीं थी, अलग है। तो ये हमको दिख रहा है कि कैसे कोल्ड वॉर बढ़कर आता है और दुनिया में, लेकिन नेटो जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अब आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद ऐसा घटनाक्रम आता है, और जल्दी मैंने खत्म किया क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमको आना है। असल में जो नेटो एक्सपेंशन है वो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद होता है। अब देखिए एक दशक आता है 1989। 1989 एक बड़ा कमाल का दशक है। आप जितनी मतलब जो हंगरी वगैरह, डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, सिविल अनरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो अपने बिल्कुल मैं कहूँगी कि अपने बिल्कुल पीक पर पहुँचती हैं, ये आपको 1989 में दिखता है। क्या हो रहा है 1989 में? एक दौर है रेवोल्यूशंस का, क्रांतियों का दौर है, जो यूरोप में एक के बाद एक होनी शुरू होती हैं। किसके खिलाफ? सोवियत यूनियन के खिलाफ। और ये इसलिए होती है क्योंकि तब तक सोवियत संघ विघटन की कगार पर पहुंच चुका था। सोवियत संघ के साथ बहुत प्रॉब्लम्स थी, वो कभी और किसी मास्टर क्लास में हमें डिस्कस करना चाहिए कि सोवियत यूनियन के साथ प्रॉब्लम क्या थी। ईगो की प्रॉब्लम तो थी ही, लेकिन उसके साथ स्टेट कमांड, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी की वजह से नियंत्रण, हॉलोइंग आउट ऑफ इकोनॉमी, बहुत ज्यादा करप्शन और बहुत ज़्यादा एक शैडो इकोनॉमी का होना, और सबसे बड़ी बात ये स्पेस रेस में अपने आप को पहले एक दूसरे से बेहतर दिखाना, इन सब चीज़ों की वजह से सोवियत यूनियन, एक चीज़ कही जाती है कि बिफोर डिसइंटीग्रेटिंग पॉलिटिकली सोवियत यूनियन हैड ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमिकली, तो वो जोड़ नहीं पाया। तो खैर 1989 में एक के बाद एक रेवोल्यूशन शुरू होते हैं, और आपको मैं बताऊंगी कि कितने कमाल के हैं। बहुत सारी चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। रेवोल्यूशंस ऑफ 1989। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में है, इसकी भी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा जी सौरभ जी। तो कजाकिस्तान से ये शुरू होता है 1986 में, थोड़ा पहले से, और स्टूडेंट्स लीड कर रहे हैं इन रेवोल्यूशंस को। उसके बाद हंगरी जो अपने बिल्कुल उरूज पे आता है, हंगरी और पोलैंड, दो ऐसे देश हैं, हंगरी और पोलैंड, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा, चेकोस्लोवाकिया जहाँ सबसे ज़्यादा अपने ये उस पर है, अपने पीक पर आता है। और ऑलमोस्ट जून 1989 में शुरू होते हैं ये रेवोल्यूशंस। और हंगरी में जो सॉलिडारिटी पार्टी है और ये सब है, और आप देखेंगे कि इसमें प्ले राइट्स हैं बहुत सारे, इसमें सारे जो रंगकर्मी हैं, कलाकार हैं, बुद्धिजीवी, सब इसमें हैं। कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ नए प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सारे तियानमेन स्क्वायर वाला भी 1989 में ही होता वो है। हम उसका फॉल आउट उसकी बात करेंगे, वो हम उसके फॉल आउट की बात करेंगे। लेकिन मैं अभी यूरोप में अगर आप देखें तो सेंट्रल एशिया और यूरोप में कजाकिस्तान को मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये सोवियत यूनियन का स्टेट है, इसलिए तो ये सोवियत यूनियन है। बाकी ये सारे जो है ये वार्सो पैक्ट के स्टेट्स हैं, इसलिए कजाकिस्तान का एक अपना रोल है क्योंकि उसमें तो कजाकिस्तान, हंगरी, ईस्ट जर्मनी में भी यही रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमेनिया, पोलैंड। रोमेनिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर ये ब्लडी होते हैं, जहां पर फोर्स आप देखते हैं कि मतलब कत्लेआम वगैरह जैसी स्थिति पहुंचती है। बाकी जगह एक सिविल अनरेस्ट, सिविल जो कैंपेन्स हैं और बहुत सारे सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स का बहुत बड़ा रोल इसमें आता है। फिर मैंने एक छोटा मेंशन लास्ट में किया है बॉल्टिक्स। बॉल्टिक्स क्या है? वो 3 छोटे छोटे देश हैं जो नॉर्थ में है सोवियत मतलब रशिया के, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। इन देशों में क्या है जी, जो बॉल्टिक कंट्रीज हैं, बॉल्टिक सी के पास एक कंट्रीज हैं, इसलिए वजह से इनको बॉल्टिक स्टेट्स कहते हैं। बॉल्टिक्स में क्या हो रहा है कि ये अब आप देखिए, ये अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन स्टेट्स हैं।
सोवियत मतलब उस वक्त ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे कि ना, वार्सो पैक्ट ही नहीं, सोवियत यूनियन मेन उसका हिस्सा थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ के 3 कंट्रीज में लोग ह्यूमन चेन्स बना रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, और 1-2 मिलियन लोग पूरे 3 बाल्टिक कंट्रीज में पूरे सरहदों में के पार हाथ पकड़ के खड़े हैं और गाने गा रहे हैं। और 15-20 लाख लोग, 1 से 2 मिलियन लोग, यानी कि 10 से 20 लाख लोग खड़े हैं। और ये कौन से गाने गा रहे हैं? ये अपने लोकल कल्चर के, जो उनका अपना बाल्टिक कल्चर है उसके बॉलेड्स हैं, उसके तमाम जो उनके लोकगीत हैं, फोक टेल्स हैं, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स हैं। बेसिकली क्या है, ये असर्ट कर रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी हमें वापस चाहिए। इसको कहा जाता है सिंगिंग रेवोल्यूशन। और ये सिंगिंग, और बहुत ही बढ़िया किताब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, कि कैसे लोग, जैसे हम इसको समझते हैं, क्योंकि हमारा देश भी तो ऐसा ही है ना, हमारे भी तमाम आप देखेंगे कि लोक गीतों में कितनी कहानियां बसी हैं। फसल कट रही है तो गाना है, हाँ, बच्चा पैदा हो रहा है तो गाना है, और हर चीज को हम एक पोएटिक तरीके से, मत चुको चौहान से लेकर बच्चे पैदा होने, हर चीज में। तो ये जो मिजाज है ये हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। तो खैर, इन सारे जो पॉलिटिकल और ये जो ब्लडी रेवोल्यूशंस उनके बीच में आता है ये सिंगिंग रेवोल्यूशन का एक छोटा सा वो, और बहुत बढ़िया किताब है कि कैसे सिंगिंग जो है, और ये मेरे लिए बिल्कुल नई जानकारी है। बिल्कुल, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बिल्कुल किताब है, और बहुत ही बढ़िया किताब है, क्योंकि इसके बारे में हम जानते नहीं हैं। और आप इमेजिन करिए कि अगर वो 10-20 लाख लोग हाथ पकड़ के वो पूरे रीजन्स में खड़े होकर एक ही स्वर में वो गाने गा रहे हैं, तो वो मंजर क्या होता होगा। तो ऐसा मतलब ये अपने आप में बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, आप चाहें तो उसको उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल सकते हैं। जी, तो अब आप देखा कि ये हो रहा है 1989 में, और 1989 में अब जो बर्लिन में वॉल बनाई गई है वो तोड़ दी जाती है। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो जाता है, एंड ऑफ हिस्ट्री होता है, कोल्ड वॉर खत्म होती है, सोवियत यूनियन का विघटन होता है। इसको हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि हम नेटो के एक्सपेंशन पे आना चाहते हैं। तो बेसिकली अब मैं आपको, यही है वो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, मतलब ये जो बाल्टिक कंट्रीज, जी सिंगिंग रेवोल्यूशन वाले देश, ये हाथ पकड़ के एस्टोनिया से लेके और लिथुआनिया, हाँ, लिथुआनिया तक खड़े हुए हैं हाथ पकड़ के। सिमिलरली ये देखिए पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया, यही सब हैं वो एरियाज जहां पर ये तमाम रेवोल्यूशन, हाँ, ये वार्सो पैक्ट, ये 3 अलग थे क्योंकि ये सोवियत यूनियन का हिस्सा है, बाकी ये वार्सो पैक्ट के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक इलस्ट्रेट करने के लिए दिखाया। ये इधर रूस है। अब आगे अगर बढ़े, हाँ, अब करें, हाँ, अब मैंने आपसे कहा कि अब देखिए, अब आता है कि जो एक सवाल आता है ना कि आखिर जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कर गया, तो फिर नेटो की जरूरत क्या है? रूस का खतरा तो कमजोर, सोवियत संघ का खतरा तो खत्म, सोवियत संघ का खतरा तो खत्म, अब नेटो की जरूरत क्या है? अब याद करिए, क्योंकि भाई नेटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए सारे देश जो उसके मेंबर्स हैं वो 2% अपना जीडीपी कमिट करते हैं। तो 2%, वो अलग बात है कि पहुंच नहीं पाते, 1.6 एवरेज है। नेटो कंट्रीज बड़ा होगा, बहुत बड़ा है। आप नेटो कंट्रीज कौन है ये भी तो देखिए, इतने फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, बिल्कुल उनका 1.6% जीडीपी। तभी तो ट्रंप ने बाद में कहा था कि वहां से हट जाओ, हमारे लिए क्या कर रहा है नेटो। लेकिन ट्रंप को पता नहीं था कि अभी यूक्रेन में क्या होने वाला है। तो अगर खैर, तो चलिए मेन बात मैं बताती हूँ। अब जो ये बार बार बात आती है ना कि खत्म हो गया तो जरूरत क्या है नेटो की, अब ये सवाल हमें पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, बाज़ औक़ात क्या है, हमेशा ये कहा जाता है कि, क्या शब्द बोला आपने, बाज़ औक़ात, कभी कभार, ज्यादातर, क्या बात, तो ज्यादातर ऐसा समझा जाता है, अरे नेटो, सोवियत यूनियन तो विघटित हुआ, तो नेटो को एक मौका मिल गया कि अब तो एक्सपैंड करो। थोड़ा सा इसमें हमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत है कि भाई नेटो का एक्सपेंशन इतना सस्ता नहीं है जो आपको लग रहा है। जब हम कहते हैं कि नेटो, इनफैक्ट नेटो का जो पूरा जो अस्तित्व है वो भी बड़ा महंगा है, काफी पैसे लगते हैं उसको बना के रखने और उसमें। तो अब ऐसे में जरूरत क्या पड़ रही है, जब एक बार सोवियत यूनियन खत्म हो गया, रूस कमजोर पड़ गया, तो जरूरत क्या है? इसी चीज को अब हम थोड़ा समझते हैं। अगर आप याद करें तो एक स्लाइड में मैंने आपसे शुरू में कहा था कि नेटो का एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये है कि डेमोक्रेटिक देश स्थापित हो, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई सिक्योरिटी बनी रहे। और सिक्योरिटी की वो थोड़ी सी, मुझे लगता है कि कॉम्प्रिहेंसिव अवधारणा करने की कोशिश करता है, हालांकि घुमा फिरा कर बात मिलिट्री सिक्योरिटी पर ही आ जाती है, लेकिन कोशिश करता है, वो कहता है। अब देखिए कि क्यों जरूरत पड़ रही है, तो थोड़ा सा उसको समझते हैं। सोवियत यूनियन तो गया, लेकिन सोवियत यूनियन के विघटन के साथ यूरोप का नक्शा कैसे बदल गया, कई नए देश आ गए। ये भी तो आप देखें, एक सोवियत यूनियन हाथी था, अब उस सोवियत यूनियन के जो टोटल 15 देश थे, अब वो सब स्वतंत्र हो गए और उन सब में लड़ाई चल रही है।
आपस में एक उसके बाद अब देखिए, इसको अब हम समझेंगे कि इतने सारे जो नए देश उभर कर आ रहे हैं यूरोप के मानचित्र पर, और उनके बीच में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, अब उनको बैलेंस करने के लिए भी तो आपको नेटो जैसा कोई प्रिंसिपल चाहिए, क्योंकि ये वो देश हैं जो ना वेस्टर्न यूरोप की तरह से इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं अभी, ना उनमें उतनी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कोई ट्रेडिशंस हैं। तो बहुत बड़ा खतरा है कि वहाँ पे सिविल वॉर हो जाए, और असल में सिविल वॉर होती है यूरोप में। इनफैक्ट जो मैं कहूँगी कि विकसित दुनिया में जो पहली सिविल वॉर है वो यूगोस्लाविया में होती है, और बहुत ही भयानक सिविल वॉर होती है, और वहाँ पे हम नेटो का रोल भी देखते हैं। तो अगर हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो नेटो को भी खत्म हो जाना चाहिए, तो लॉजिक पे तो प्राइमा फेशी ऐसा लगता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा डिटेल में यूरोप के हालात पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि अगर नेटो नहीं होता तो यहाँ होता क्या, तो आपको ये भी लगेगा। तो बेसिकली मैं आपको दोनों पक्ष बता रही हूँ चीजों के। आप देखिए, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन के बाद आता क्या है। 5 तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स का काउंट करना शुरू करेंगे, मुझे तो ज़बानी याद है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स का मतलब उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये जिसको हम कहते हैं रशिया की सॉफ्ट अंडरबेली, जो आज तक रशिया के प्रभाव अंडरबेली, क्योंकि ये अभी भी रशिया के प्रभाव में है, और ये वही है जो हमारे से ऊपर हैं उधर से, और हम भी एंगेज करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ठीक ऊपर। तो 5 सेंट्रल एशियन स्टेट स्वतंत्र हो गए, 3 बाल्टिक स्टेट स्वतंत्र हुए। बाल्टिक स्टेट्स लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, सिंगिंग रेवोल्यूशन के हमारे अभी सूत्रधार। 2 स्टेट्स कॉकसस में, आर्मेनिया, अजरबैजान, नागोर्नो काराबाख की लड़ाई से बिल्कुल जो लगे हुए, तुर्की से लगे हुए बिल्कुल है ना, उस तरफ 2 कॉकसस, मतलब कॉकसस में 2 स्टेट्स हैं। उसके अलावा क्या है, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्डोवा, और सक्सेसर स्टेट रशिया। ये रूस के बिल्कुल वेस्ट में जो है, बिल्कुल बेलारूस बॉर्डर है, यूक्रेन तो हमें सबको पता ही है, यूक्रेन का क्या है, जॉर्जिया, मोल्डोवा, रशिया। और बेलारूस को अगर आप छोड़ दें तो इनमें से ये जितने स्टेट्स हैं सब कहीं ना कहीं परेशान है रशिया से। यूक्रेन तो बिल्कुल साफ तौर पर, जॉर्जिया भी साफ तौर पर, मोल्डोवा तो डर के मारे कहता ही नहीं कि हमको नेटो का मेंबर बनना है, यूक्रेन और जॉर्जिया का हाल देख के। लेकिन ये सारे स्टेट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं परेशान है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स में आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, इंडिया के साथ, बाकी कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका के साथ, तो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो ये एक तो इतने सारे देश हमको मिल रहे हैं, और क्या मिल रहा है हमको। अब ये देखिए, ये मैंने आपको मैप में वही देश दिखाए हैं, सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स में रशिया सक्सेसर स्टेट। अब आप पढ़ते जाइए वहां से, यूएसएसआर ऐसे इसीलिए बोलते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जी। तो इसमें अब मैंने आपको उस समय तो काउंट करके बता दिया, अब आप इसको चाहे मैच तो फॉलोइंग कर लीजिए, उधर से शुरू करिए, लाटविया, एस्टोनिया, 3 बाल्टिक हैं सिंगिंग रेवोल्यूशन वाले, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया, ये 3 हो गए। बेलारूस, ये तो वो जो बॉर्डर वाले स्टेट हो गए, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कॉकस वाले हो गए। सॉरी, इधर आएगा आर्मेनिया, अजरबैजान, ये 2 कॉकस, हाँ, ये कैस्पियन सी के पास में जी। इधर देखिए 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जी। ये जो हम लोग यहाँ भाषा में बोल देते हैं कि कैसे उज्बक टाइप के इंसान हो, वो यहीं से आया है। हाँ, बहुत संभव है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकती, और बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि उज़्बेक हमारे जो बहुत सारे शुरू में, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा नजदीक है ना वहाँ से, तो उज़्बेक आई थिंक मुझे लगता है बाबर और इनके भी कुछ जो लीनिएज है वो उज़्बेक लीनिएज वगैरह है, तो हो सकता है कि बहुत उज्बक हो सकता है भाई। ठीक है, तो ये मैंने मैप में आपको दिखाया, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि एक सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद कितने सारे नए देश जो हैं वो अचानक यूरोप के मानचित्र पर आ जा रहे हैं। अब इनके भी तो एस्पिरेशंस होंगे, अब रशिया इनके ऊपर भी तो अपनी दादागिरी, ऐसा थोड़ी ना कि सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो रशिया इनके ऊपर से अपना वो छोड़ देगा। तो अब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, और ये तो केवल एक पार्ट है। अब क्या है, वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स भी तो स्वतंत्र हो गए, वॉर्सो पैक्ट मेंबर भी अलग है। कौन है वो? पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया और ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी तो वेस्ट जर्मनी बन गया, बाकी चेकोस्लोवाकिया का बाद में विघटन हो गया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया ऐसे ऐसे हो गए। पर ये सब देश भी तो अभी तक तो बिल्कुल दबे हुए थे ना सोवियत यूनियन में, और ये इनके यहाँ रेवोल्यूशन होके ये भी स्वतंत्र हो गए। और एक ग्रुप और आता है जिसको हम कहते हैं यूगोस्लाविया के स्टेट्स। यूगोस्लाविया बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस स्टडी है। यूगोस्लाविया एक कम्युनिस्ट देश था, लेकिन यूगोस्लाविया का जो रूलर था जोसेफ टीटो, उसने कभी स्टालिन के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि आप होंगे अपने घर के होंगे, हम अपने हिसाब से नॉन अलाइंड रहा। और बड़े यहाँ पे जो सबसे मैं कहूँगी वोलेटाइल ब्लॉक है यूरोप का,
उसको बांधे रखा उन्होंने। युगोस्लाव का शाब्दिक अर्थ होता है किंगडम ऑफ द सदर्न स्लाव्स। जो किंगडम स्लाव एक जाति थी, एक ट्राइब युगो सदर्न स्लाव जातियों का जो एक किंगडम है वो युगोस्लाविया है। और ये समझ लीजिए कि यूरोप के बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसका वायरस जो है वो यहीं से निकलता है। याद करिए पहले वर्ल्ड वॉर में जो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो सर्बिया की राजधानी सारायेवो में हुई थी। और वो एक सर्ब ने हत्या करी थी उनकी, ऑस्ट्रो हंगेरियन राजकुमार के, ऑस्ट्रो हंगेरियन जो वो किंगडम था उसके राजकुमार वो थे। युगोस्लाविया का हिस्सा था। तो कहने का मतलब ये नहीं उस समय युगोस्लाविया का हिस्सा नहीं था, पर मेरा मतलब है कि ये सबसे वोलेटाइल रीजन है, जो बड़े गर्म खून है यहाँ पे सबका, और बात बात में लड़ाई होती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है। तो ये जो युगोस्लाविया है, जब मकदूनिया वही है जिसको हम लोग ग्रीक के टाइम जी 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 वही है। इसके पास में ही आप नीचे देखेंगे तो फिर सी है, देखिए इधर इटली है, इटली के नीचे या साइप्रस और ग्रीस वगैरह वगैरह इधर नीचे आपको वही मिलेंगे। तो अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो रीजन है ये किसी तरह से कोल्ड वॉर के खात्मे तक, जब तक जोसेफ टीटो जिंदा थे तब तक ये बना हुआ था, बंधा हुआ था। लेकिन जोसेफ टीटो की मृत्यु के बाद, और असल में मैं सचमुच कहूंगी आपसे कि इसके ऊपर आप किसी सुधी मास्टर को बुलाकर एक क्लास लें, क्योंकि ये हम जैसा समझते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो इतनी मारकाट हुई, जब आप यहाँ के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि अरे हमने तो शायद इसका चौथाई भी कुछ नहीं देखा, इतने छोटे रीजन में जो आप देखेंगे। खैर, इसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको बता ये रही हूँ कि 1990s का जो दौर है उसमें यूरोप में कितने सारे नए नए देश आ रहे हैं। तो हमने यूएसएसआर के जो सक्सेसर स्टेट्स हैं वो देखे, फिर हमने देखा कि जो वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स थे वो भी सब अलग हो गए, अब खुले छूट गए। और युगोस्लाव जो कंट्री था उसके में भी अब 6 कंट्रीज जो थे वो 90s के दशक में हमारे पास आते हैं, जो बहुत वोलेटाइल है, भयानक लेवल का आइडेंटिटी जहाँ पर हिंसा हो रही है। हाँ, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो, मैसेडोनिया। कोसोवो ही वो रीजन है और बॉस्निया हर्जेगोविना वो रीजन है जहां 90s के दौर में नेटो इंटरवीन करता है, क्योंकि सर्बिया का जो मिलोसेविच है, जो सर्बिया का जो रूलर है, वो इनको डोमिनेट करने के लिए वहां पे एथनिक क्लेंजिंग हो रही है मुसलमानों की। दुनियादारी में कई बार आपने कई बार किया है, मेरे ख्याल से बुचर ऑफ बॉस्निया वगैरह को आपने क्रिएट किया, तो वही बुचर ऑफ बॉस्निया। तो इन चीजों को रोकने के लिए फिर आप देखेंगे कि नेटो वहां आता है और नेटो इनको कंट्रोल करता है। पर बात जो मैं मेनली कहना चाह रही हूँ वो ये कि आप देख रहे हैं कि यूरोप में कितने सारे नए देश आ गए। अब इन सारे देशों को संभालने के लिए, इन सारे देशों को थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि रेन इन करने के लिए अब नेटो कहता है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। यूएसएसआर तो गया, लेकिन अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक यहाँ पे ये बताया हुआ है कि क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि बेसिकली जो नेटो मेंबर्स, नेटो का जो एक्सपेंशन है जिससे पुतिन को प्रॉब्लम है, वो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद से शुरू होता है, जो ये बात सच भी है। पर आप यहाँ पे एक समझौता भी तो होता है 1997 अरे हम आएंगे ना उस पे, लेकिन अच्छा। अभी फिलहाल हम पुतिन की बात जरा कर लें। हाँ। तो जैसे कि मैंने कहा आपसे कि 90s के दौर में क्या हो रहा है, अब लेट 90s ही वो टाइम है जहां पर आप देखेंगे कि कैसे हंगरी से बनना शुरू होते हैं। चेकोस्लोवाकिया सबसे पहले मेंबर बनता है 1999 में, उसके बाद हंगरी बनता है, बल्गेरिया बनता है 2004 में, 2004 में एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया मेंबर्स बनते हैं नेटो के। उसके बाद बात आगे बढ़ती है, 2004 में स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सभी मेंबर्स बनते हैं। उसके बाद 2009 में आते आते क्रोएशिया मेंबर बन जाता है। 2017 में मॉन्टेनेग्रो बनता है मेंबर, मॉन्टेनेग्रो जो मैं आपको यहाँ पे है मॉन्टेनेग्रो। और उसके बाद नॉर्थ मैसेडोनिया अल्टीमेटली 2020 में लास्ट जो मेंबर है वो 2020 में, तब ये 30 की संख्या पहुंची, तो ये 30 में है। अब यही कहा जा रहा है कि ये जो आप, जैसे मैंने आपको जितने नाम लिए, ये 90s, लेट 90s से लेकर 2000s और 2020 तक आपने देखा, यानी 20 साल के वक्फे में नेटो की जो मेंबरशिप थी उसमें कितना इजाफा हो रहा है। करेक्ट। अब हम पुतिन कहते हैं कि यही गड़बड़ है। रूस जो था वो वीक था, येल्सिन जैसा एक बिका हुआ राष्ट्रपति था, बोरिस येल्सिन जैसा एक बिका हुआ राष्ट्रपति था, जिसको रूसी गरिमा, रूसी स्टेचर से कुछ लेना देना नहीं था। ये पुतिन कहते हैं। हाँ, और पुतिन कहता है कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन इज एन एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री और हम इसको नहीं मानते। और हम एक तरह से जो थियोरी आपको चाइना में दिखती है ना कि 100 years ऑफ ह्यूमिलिएशन बिकॉज ऑफ ओपियम वॉर्स, तो वो कहता है कि हमारे लिए ह्यूमिलिएशन है ये, हम अपनी पास्ट ग्लोरी को रिवाइव करेंगे। हाँ, अब ये पुतिन कह रहे हैं, लेकिन उस जमाने में और भी कुछ चीजें हुई थी जिनको कि हम देखने की कोशिश करेंगे। एक भ्रांति ये होती है कि नेटो ने 1991 में ये प्रॉमिस किया था कि हम नहीं करेंगे एक्सपैंड,
ये बात होती है और कई जो बार। यूएसएसआर से देश आए थे उनको हम नहीं अपने पाले में लाएंगे, मतलब ऐसा हम भी कुछ? एक्सपेंशन नहीं करेंगे, हाँ। नेटो विल नॉट एक्सपैंड, क्योंकि अब सोवियत यूनियन का खतरा तो टल गया है, लिहाजा एक्सपैंड करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं दे बनता। पब्लिकली स्टेटेड इट। हाँ, ये अब ये आता है। अब थोड़ा सा हम लोग उसमें उतर के देखेंगे कि ये क्या हुआ था। देखिए, ऐसी किसी चीज को, और टेक्निकली बता रही हूं इसको, ऐसा कहीं भी कोई लिखित एविडेंस नहीं है कि कहीं पर भी कोई लिखित रूप में कोई ऐसी ट्रीटी की गई हो, कोई ऐसा कागजात कोई कहीं पर साइन किए गए हो कि नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा। मौखिक रूप से नहीं करेगा ये बात हो सकती है, लेकिन लिखित रूप से इसका कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं है। क्या हुआ है जो पहली बार हमको दिखता है कि जहां पे हम इस रिश्ते को, मतलब नेटो और सोवियत यूनियन, मतलब अब रशिया जो हो गया है, उसके रिश्ते कैसे होंगे, ये हमको पहली बार इसका जो लिखित डिटेल है वो हमें मिलता है। पहला, ट्रीटी ऑफ फाइनल सेटलमेंट विद जर्मनी। क्यों? क्योंकि ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी एक हो गए। ये 1991 में होता है। इसमें दो बातों का जिक्र आता है। पहली बात तो ये जिक्र आता है कि जर्मनी के जो ईस्ट जर्मनी है उसमें कभी नेटो जो है, मतलब कभी न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय नहीं करेगा, इस बात का जिक्र आता है। ईस्ट जर्मनी, आप समझ रहे, जो उसका पहले हिस्सा था, और ईस्ट जर्मनी में नेटो फोर्सेस नहीं रहेंगे और कोई न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय नहीं करे जाएंगे। ये जो बात है ये आज तक यथास्थिति है, इसका वायलेशन नहीं हुआ है। दूसरी बात, 1991 में ही रशिया ज्वाइन करता है, एक जगह आप देख रहे होंगे, NACC। व्हाट इज NACC? NACC इज नॉर्थ अटलांटिक कोऑपरेशन काउंसिल। नेटो के साथ रशिया ज्वाइन करता है नेटो की कोऑपरेशन काउंसिल को। अच्छा, ओके, ये नेटो का ही बनाया हुआ है बेसिकली। नेटो प्लस रशिया हो गया ये NACC। हाँ, नेटो प्लस रशिया कैसे करेंगे, ये भी 1991 में ज्वाइन किया जाता है, फॉर्मली ज्वाइन करता है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि अब, यानी कि बताने की मैं ये कोशिश कर रही हूं कि अनलाइक व्हाट पुतिन सेज, द फैक्ट ऑफ दोज डेज, मतलब उस वक्त की जो हालिया स्थिति थी, जो उस वक्त का जो सच था, वो ये था कि रशिया असल में एक कोऑपरेटिव इक्वेशन डेवलप करना चाहता है नेटो से। ये बोरिस येल्सिन के टाइम की बात हो रही है। भैया बोरिस येल्सिन हो चाहे जो भी हो, लेकिन उस वक्त का रशिया ये करना चाहता है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि अब हमारे यहाँ भी लोग, पार्टी बदल जाती है तो हम कहते हैं ऐसा है वैसा है, बदल रही है। लेकिन कहने का मतलब है कि उसमें कोई ऐसा पाप नहीं है जिस बात का हवाला बार बार व्लादिमीर पुतिन बार बार देते हैं। तो इस बात को हमें हिंदुस्तान में सब, देखिए हमारे साथ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये लगती है कि हम लोग, चूंकि शुरू से हमारा टिल्ट है, थोड़ा सा प्रो सोवियत टिल्ट है हमारा, तो उसकी वजह से हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर है। हम बचपन से चेखोव की कहानियां और ये पढ़ते हुए पैदा हुए हैं, और हम वो डेकेडेंट कल्चर, फिर हम सब ने 1971 की लड़ाई में जो हमारी वहां तो मैं आती ही, हाँ। तो मैं आती ही, लेकिन जो राज कपूर की फिल्में इतनी पॉपुलर हैं, और मेरा जूता है जापानी, और उसको वो सारा जो मंजर है, फिर उसके बाद हम सब ने मैक्सिम गोर्की की मदर पढ़ी हुई है, अलेक्जेंडर पुश्किन की कविताएं पढ़ी हुई हैं। तो रशिया की और जो वो पूरी सोसाइटी की PPH, पीपल्स पब्लिशिंग जो हाउस था, उसकी किताबों, तो हमारे देखिए उस पर एक उसकी कल्चरल छवि भी है, और भी तमाम 1971 की वॉर में तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। फिर हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी है। तो हमारा एक नेचुरल, अगर आप किसी हिंदुस्तानी से पूछेंगे तो वो ये अवधारणा है कि नेटो ने रशिया के साथ बड़ा छल किया। देखिए, छल तो नहीं किया, ये बात तो एविडेंस के साथ कही जा सकती है। फायदा उठाया स्थिति का, ये मैं मान सकती हूं, लेकिन फायदा उठाना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पहला नियम है। हर गुट या हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए दूसरे का फायदा उठाएगा। जैसे आज हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बनाने के लिए यूक्रेन वॉर का फायदा उठा रहे, कहीं ना कहीं हम कहते हैं हमारा ऐसे लेना देना नहीं, लेकिन बहरहाल तो ये कहना हमें समझ में आता है, पर ये कहना कि छल किया गया, इससे मैं कम से कम सहमत नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि एविडेंस ऐसी मुझे कोई नहीं दिखती। अब रशिया ज्वाइन करता है नॉर्थ अटलांटिक कोऑपरेशन काउंसिल 1991 में। अब देखिए, एक नाम आ रहा है वाइसेग्राड। वाइसेग्राड की स्पेलिंग YESE भी मिलेगी आपको। कोई कहने का मतलब यह है कि ये जो ग्रुप है, ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप है। इसमें चेकोस्लोवाकिया है, पोलैंड है, हंगरी है। बाद में चेकोस्लोवाकिया 2 देशों में बढ़ जाता है, तो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया ऐसे हो जाते हैं। ये क्यों बन रहा है? ये बन रहा है ताकि ये लॉबी कर सके कलेक्टिव रूप से नेटो को ज्वाइन करने के लिए। और 1991 में ये बना रहे हैं वाइसेग्राड ग्रुप। अल्टीमेटली ये नेटो को ज्वाइन कर पाएंगे 1997 में, लेकिन ये लॉबी जो है वो 1991 से लगे हुए कि अरे हम भी नेटो के मेंबर बन जाए, हम भी नेटो के मेंबर बन जाए। इसी में 1994 में रशिया ज्वाइन करता है एक प्रोग्राम जिसको कहते हैं पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम। हाँ, तो एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम आ रहे हैं जिनसे हमें लगता है कि रशिया और नेटो के बीच में एक
तरह का सिनर्जी एक वर्किंग रिलेशन बन रहा है, वर्किंग रिलेशनशिप सी हमको बनती हुई दिख रही है। अब इसमें क्या है, यहां तक कि इसका जो चरम है ये हमें दिखता है 1997 में, क्योंकि नेटो रशिया फाउंडिंग एक्ट साइन किया जाता है, जिसमें तमाम तरीके की डिटेल्स पे बात करी जाती है कि अगर सैन्य वो होंगे जो जिनको जॉइंट एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कहते हैं, तो उसके क्या नियम कानून होंगे, कौन सा गुट कौन से गुट को कब बताएगा, कितने दिन पहले बताएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, कौन से वाले वेपन्स को हम इस्तेमाल करेंगे, कौन से वेपन्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की तमाम चीज़ों को नेटो और रशिया फाउंडिंग एक्ट में हम देखते हैं कि ये हमारे सामने आ गया। यही 1997, अच्छा 1997 में बेसिकली क्या है कि यही मैड्रिड में, जैसे इस साल भी जो मैड्रिड में समिट हुई है, 1997 में भी मैड्रिड ही था वो शहर स्पेन में जहाँ पे ये समिट हुई थी, जहाँ पे वाइसेग्राड ग्रुप के जो 4 मेंबर्स हैं सेंट्रल यूरोपियन, ये नेटो के मेंबर बनने में सफल हो जाते हैं और 91 से ये कोशिश में लगे हुए हैं, और 97 में ही नेटो रशिया फाउंडिंग एक्ट भी साइन होता है। अब आप देखिए कि 90s का रशिया, हाँ बिल्कुल मैं मानती हूँ कि 90s का रशिया अलग था, बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था, चेचन वॉर्स चल रही थी, पहली चेचन वॉर, दूसरी चेचन वॉर, उसके बाद अबखाजिया वगैरह में कू हो रहा था, अबखाजिया जॉर्जिया में ही एक रीज़न है, अबखाजिया और साउथ ओसेटिया, इस तरह से ट्रांसनीस्ट्रिया है मोल्डोवा में, मतलब तमाम तरीके के वहाँ पे विरोध प्रदर्शन, क्योंकि सोवियत यूनियन जैसा एक बड़ा जो एक कंट्रोलिंग फैक्टर था वो विघटित हो चुका था, तो ये छोटे छोटे स्पर्ट्स में हमको बहुत जगह टेंशन दिखाई दे रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि रशिया बैकफुट पे था, रशिया कमज़ोर था, ये आप कह सकते हैं। और ये भी मैं सहमत हूं जो मैंने कहा कि नेटो ने फायदा तो उठाया, इसमें तो मुझे नहीं कोई वो लगता, लेकिन छल किया गया ऐसा तो मुझे नहीं लगता। खैर यहाँ होता है। उसके बाद यहाँ तक कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान, ये सब भी परेशान है रशिया के बिहेवियर से, और एक जो बॉसिज्म है रशिया का, ये भी क्या कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप ऑफ पीस हम ज्वाइन कर लें, क्या क्या। बहरहाल ये सब होते होते लास्ट जो एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है नेटो और रशिया के सिनर्जी वाले संबंधों को दिखाने के लिए, वो बनता है नेटो रशिया काउंसिल, जो 2002 में गठित होती है, और इसकी आखिरी मीटिंग जो है ये 12 जनवरी 2022 को होती है, यानी कि रशिया यूक्रेन वॉर के 1 महीने पहले, यानी कि ये चल रहा था। और इसमें भी यही सब जो नेटो के फाउंडिंग एक्ट और नेटो रशिया काउंसिल, यही 2 मेजर ऐसे बॉडीज हैं जो ये बताते हैं कि नेटो और रशिया के बीच में जो तमाम अलग अलग डायमेंशंस हैं उनका कायदा कानून क्या होगा। चलिए, बिग शिफ्ट एक बार 2004 में आता है, मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसमें बाल्टिक स्टेट्स जो है वो नेटो ज्वाइन करते हैं, उसके बाद तमाम आने लग जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं, अब आपने, जैसे मैंने कहा कि रशिया कमजोर पड़ा हुआ है, लेकिन ये सोचना कि रशिया ने कुछ कोशिश नहीं करी होगी, ऐसा भी नहीं है जी। जो आपने कहा ना, अरे बोरिस येल्सिन है तो वो पूरी तरह से जो थे वो अमेरिका के पिट्ठू थे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये भी बड़ा एक सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। रशिया भी कोशिश कर रहा है कि जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के मेंबर्स हैं, जो अर्स्टवाइल वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स हैं, उनमें अपना कंट्रोल किसी तरह से बना के रखे। रशिया क्या करता है, बनाता है CIS। CIS क्या है? CIS जो है बेसिकली एक ग्रुपिंग है जिसमें रशिया कहता है कि हम एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग बनाएंगे और ये जितने आप पुराने हमारे मेंबर्स हैं आप हमारे साथ रहिए, ठीक है। तो ये रशिया बनाता है। अब इसमें देखिए मज़े की बात क्या है कि ये जो CIS है, ये जो इससे बचने के लिए जो कम्युनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है जो बनाया जाता है, इनसे बचने के लिए ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो हाहाकार मचाए हुए हैं। वाइसेग्राड ग्रुप जो है वो उधर अपनी लॉबिंग कर रहा है नेटो में घुसने के लिए। उसके अलावा एक ग्रुपिंग आती है जिसका नाम है गुआम, GUAM, मैंने लिए लिख रखा है। क्या है ये गुआम? G stands for Georgia, U stands for Uzbekistan, another U stands for I think Ukraine, then A stands for Azerbaijan and M stands for Moldova। ये कंट्रीज एक ग्रुपिंग बनाते हैं कि भाई हमें CIS में नहीं आना, हमें CIS में नहीं आना भाई, क्योंकि CIS में, अब आप देखिए क्योंकि इसके पीछे डिटेल है। CIS में क्या है, एक डॉक्ट्रिन है जो CIS में के पीछे चल रही है जिसका नाम है मोनरोवस्की डॉक्ट्रिन। मनरो डॉक्ट्रिन अमेरिका की आप बहुत बार सुनते होंगे। तो उसकी तर्ज पे डॉक्ट्रिन बनाई गई है। वो डॉक्ट्रिन क्या कह रही है, आप हमारे साथ इसलिए रहिए क्योंकि आपके तमाम जो पॉपुलेशन है उसमें साइजेबल पॉपुलेशन रशियंस का है, और उन रशियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन रूसियों के हितों की रक्षा के लिए
हम लोग साथ में रहें तो बेहतर है। लेकिन उस साथ की वजह से हम देख रहे हैं कि आज भी वही रूस, जितने वो पॉकेट्स ऑफ रशियन पॉपुलेशन हैं, चाहे वो यूक्रेन में क्राइमिया हो, डॉनबास हो, जॉर्जिया में ओसेटिया हो, साउथ ओसेटिया हो, अब्खाजिया हो, मोल्डोवा में ट्रांसनिस्ट्रिया हो, हर जगह बाल्टिक स्टेट्स में हर जगह एक डिस्टेबलाइजेशन रूस जो है वो करता रहा है। और इनसे बचने के लिए वाइसेग्राड ग्रुप भी लगा हुआ है कि भाई हमें नेटो में ले लो किसी तरह, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, हम अपने को डेमोक्रेटिक बनाने को तैयार हैं। गुआम ग्रुप अलग से लगा हुआ है 1991 से 1997 के बीच में कि भाई हम साथ में रहे ताकि हम सीआईएस के हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। तो ये जो सोच है ना, ऐसा नहीं है कि ये तो बेचारे बैठे हुए थे और नेटो ने आके इनको लूट लिया, ऐसा नहीं है कि रजिया फंस गई थी गुंडों में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि ये सचमुच रशिया का जो बिग बॉसेस, जो बिग ब्रदर और एक हाई हैंडेडनेस और एक ये जो एटीट्यूड है, और सबसे बड़ी बात है कि रूस के साथ इनको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई पड़ रहा। हाँ, क्योंकि फ्यूचर इनको फ्री ट्रेड और वेस्टर्न यूरोप की जो संभ्रांत जो लोग हैं उनमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमें दिखता है। उसके बाद मैंने कहा कि अब आते हैं हम लोग ऑलमोस्ट अपने लास्ट उस पर। आज सौरभ बिल्कुल थके हुए हैं तो कुछ बीच में बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप इतने धारा प्रवाह बोल रही हैं कि अच्छा, तो खैर अब हम लोग वहां पहुंच गए जहां पे हुआ था कि नेटो का एक्सपेंशन सबसे ज्यादा कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद होता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि 2000 अच्छा, अब उसमें क्या है कि नेटो का एक्सपेंशन प्रॉब्लम क्यों बनता है? अभी तक तो नहीं था, जब तक अभी हम यहाँ देख रहे थे यहाँ तक तो नहीं था। यहाँ तो रशिया और नेटो के बीच में बड़ा अच्छा सिनर्जी भी डेवलप हो रही है। लेकिन 90s में ही एक ऐसा व्यक्ति आता है रशिया के पॉलिटिकल मानचित्र पे जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन आते हैं और 90s में आते हैं ये, और उसके बाद 2002 में के बाद तो रशिया की पॉलिटिक्स में ये काफ़ी प्रभावशाली हो जाते हैं। उसके बाद ये चेचन वॉर्स को भी ये ख़त्म करते हैं एटसेट्रा। और पुतिन के आने के बाद से जो रिसर्जेंस है रशिया का, उसमें अब पुतिन इस बात को लगातार कहना शुरू करते हैं कि नेटो का एक्सपेंशन गलत हुआ है, रशिया के साथ गलत हुआ है, रशिया के साथ गलत हुआ है, और तमाम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जो टेक्निकली गलत हैं, जो अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि नहीं आपने ऐसा। बट वही मैंने कहा ना कि जिन लोगों को नेटो उठा के सोकॉल्ड ले गया है वही तो नेटो में जाने को सबसे ज्यादा तत्पर है। तो इस बात को मतलब ध्यान रखना चाहिए ना, आखिर इसके लिए पुतिन क्या कहते हैं, क्यों यूक्रेन भागना चाहता है, कोई आपके साथ रहने को राजी नहीं राजी है भाई। और एक नहीं, दो नहीं, सारे के सारे, कोई तो हो बेलारूस के अलावा जो कहे कि नहीं हम आपके साथ बहुत खुश हैं। खैर, अब उसके बाद चलिए घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि यूक्रेन जब कहता है खुले तौर पे ज़ेलेंस्की कि हम नेटो के मेंबर बनना चाहते हैं, और नेटो का मेंबर नहीं बनाने देता है क्योंकि नेटो की मेंबरशिप के कुछ क्राइटेरिया हैं। नेटो की मेंबरशिप के क्राइटेरिया ये हैं कि आप फंक्शनिंग डेमोक्रेसी होने चाहिए, आपकी जो मिलिट्री है वो नेटो के जो मिलिट्री स्टैंडर्ड हैं उनके साथ इंटर ऑपरेबल होनी चाहिए। थोड़ा इसको अगर और खोल के बता सकें। इंटरऑपरेबिलिटी का सवाल क्यों आता है? देखिए, हमें पता है इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, सोवियत यूनियन की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जिस तरह की आर्टिलरी, जिस तरह का बिल्डअप इस्तेमाल होता है, वो अलग कैटेगरी का है। और अमेरिका लेड जो नेटो जो अलायंस है, वो जिस तरीके की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, जिस तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, वो अलग क्लास कैटेगरी का है। तो नेटो ये कहता है कि मेंबर आप तब बनेंगे जब आप अप्लाई करिए, उसके बाद हम देखेंगे, जायज़ा लेंगे कि आपकी जो मिलिट्री रेडीनेस है वो हमारे हिसाब से टेक्निकली कितना ज़्यादा हमारे हिसाब से है, और इस चीज़ के लिए आपको अपनी मिलिट्री रेडीनेस बनानी पड़ेगी। तो एक बात मैं आपको बताऊं, जो आज स्वीडन और फिनलैंड जो आज ऐसे झटके में नेटो के मेंबरशिप के लिए आ गए, वो सालों से नेटो के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अच्छा। तो स्वीडन और फिनलैंड की स्ट्रक्चर तैयार हो गया एक, बेसिकली इंटरऑपरेबल, मतलब कि एक बार को अगर जॉइंट एक्सरसाइजेस हो तो कौन से प्लेन्स उड़ाए जाएंगे ये उन सारे पायलट्स को पता होना चाहिए, क्या मिलिट्री फॉर्मेशन होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन से वाले 4th जनरेशन है कि 5th जनरेशन प्लेन्स हैं, ये सारा हमें पता होना चाहिए। थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं तो कौन सी वाली होनी चाहिए, थर्मोबैरिक वेपन्स हैं तो होने चाहिए नहीं होने चाहिए। इस तरह की तमाम चीज़ों में हमारे पास इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप याद रखें नेटो की कलेक्टिव सिक्योरिटी का मूल मंत्र है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। तो जब तक ये सब एक भाषा नहीं बोलेंगे तब तक कलेक्टिव सिक्योरिटी का तो डिफेंस नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, ये बताइए कि फिनलैंड और स्वीडन इसके मेंबर बनने के लिए उन्होंने अप्लाई किया, सब किया, तो बार बार ये बात आई कि तुर्की मान गया।
तो वो पहले क्यों नहीं मान रहा था? बिल्कुल। एक बड़ा तुर्की का तो मैंने अभी बीच में काफ़ी लिखा था तुर्की पर, कि तुर्की का तो जो बैलेंसिंग एक्ट है, हम समझ रहे हैं इंडिया ने बड़ा अच्छा बैलेंसिंग एक्ट किया, अच्छा किया, बिल्कुल, नो डाउट। और यूजुअली तुर्की को रूस के करीब माना जाता है। हाँ, ये भी भ्रांति है। असल में तुर्की बहुत ज़्यादा यूक्रेन के भी करीब है, तो तुर्की भी सब तरह के साइज को प्ले कर रहा है, जबकि तुर्की एक नेटो मेंबर भी है। तो तुर्की के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। क्या हो रहा था कि स्वीडन और फिनलैंड जो थे वो नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं, और अभी हम उस पर बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये आज के दौर में अगर वॉर होती है फिनलैंड में और इधर रशिया में, तो इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर बनने से और न्यूक्लियर वॉर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी हम गंभीरता में चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों। पर उसके पहले स्वीडन फिनलैंड क्यों बनना चाहते हैं नेटो का मेंबर? क्योंकि यूक्रेन में जो रशिया ने किया, जिस तरह से यूरोपियन जो सिक्योरिटी ऑर्डर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको ध्वस्त कर दिया, उससे सारे के सारे देशों की नींद उड़ गई। उन्होंने कहा कि भाई अगर बचना है तो दो ही चीज़ हमें बचा सकती है, या तो नेटो की मेंबरशिप या न्यूक्लियर वेपन। ना यूएन बचा सकता है, ना और कोई बचा सकता है, सिंपल सी बात है। तो या तो न्यूक्लियर वेपन कर लो। अब न्यूक्लियर वेपन तो रातों रात तो आ नहीं सकता, डिक्लेयर्ड रूप में एटलीस्ट। तो क्या बचाएगा? नेटो। अब नेटो बचाने के लिए केवल स्वीडन और फिनलैंड ही हैं जो क्वालिफाई करेंगे नेटो के एंट्रेंस टेस्ट को, क्योंकि ये सालों से लगातार नेटो के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड के ज्वाइन करने में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ही शुरू में कहा, क्योंकि फिनलैंड का बड़ा लंबा बॉर्डर है रशिया के साथ, अभी हम देखेंगे उसको, तकरीबन 1400 किलोमीटर का। तो नॉर्डिक्स का भी हम देखेंगे कि नॉर्डिक में क्या सिचुएशन है, क्यों रशिया नहीं चाहता। पर पहले जरा तुर्की की बात करते हैं, या तुर्की की बात करते हैं। तो जब ये हुआ, तुर्की, अभी एर्दोआन ने कहा कि हम तुर्की नहीं, हम टर्की नहीं है, हम तुर्की हैं, क्योंकि तुर्की हमारा कल्चरल एक्सप्रेशन है बात करने का। जैसे इंडिया अचानक है कि हम इंडिया नहीं, हम भारत है, हमको भारत कहा जाए, उस तरह की बात आप समझ लें। आइडेंटिटी रीइटरेशन। चलिए, सब कुछ ऐसा लगा कि स्वीडन फिनलैंड तैयार है, अब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, अब रशिया कुछ भी करे हम तो शामिल हो जाएंगे। तब तक अचानक टर्की ने कहा कि नहीं, हम भी हैं इस गेम में और हम सहमत नहीं हैं। क्यों टर्की का न सहमत होना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप याद करिए, आर्टिकल 4 कहता है कि कंसेंसस बनाना पड़ेगा। मतलब जो 30 मेंबर है सबको राजी होना पड़ेगा, तब मेंबर बढ़ेंगे। तभी मेंबर, कोई नया मेंबर आएगा तो 30 के 30 मेंबर पहले कंसेंसस फॉर्म करेंगे, तभी हो पाएगा। टर्की ने कह दिया नहीं। अब आप कहेंगे टर्की को प्रॉब्लम क्या है भाई? 1952 से मेंबर था टर्की, तो बहुत पहले से मेंबर है। लेकिन अब आप ये कहेंगे अच्छा टर्की भी मेंबर था। टर्की और अमेरिका का जो प्रॉब्लम है वो एर्दोआन के आने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि शुरू में टर्की क्या था, टर्की अपने को, जब टर्की के अंदर मुस्तफा कमाल अतातुर्क वगैरह थे, तो वो यूरोपियन आइडेंटिटी, मॉडर्न इस्लामिस्ट, मतलब एग्जैक्टली वो अपने आप को यूरोप से आइडेंटिफाई करना चाहता था। एंट्री गेट ऑफ यूरोप। ये बिल्कुल, और है भी। मतलब मैं तो गई हूँ इस्तांबुल में, बाकायदा जो बॉस्फोरस है, बॉस्फोरस के एक एंड पे आपको केवल आपको वहाँ पे यूरोपियन आर्किटेक्चर दिखेगा, और दूसरा जो मुहाना है वहाँ पे आपको पूरा इस्लामिक आर्किटेक्चर, वेरी ब्यूटीफुल। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेन बात पर आते हैं कि टर्की को आखिर प्रॉब्लम क्या है जब सब कुछ अच्छी तरह हो रहा है। टर्की की प्रॉब्लम क्या है? 2-3 टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप याद करिए कि टर्की ने एक खरीद फरोख्त करी थी S-400 नामक एयर डिफेंस सिस्टम की, जो उन्होंने रशिया से खरीदा था। हमने भी तो खरीदा है, पर हम नेटो के मेंबर नहीं है ना। तो हमसे ये कहा गया कि आपके ऊपर कैट्सा लगाएंगे, लगाएंगे। अमेरिका ने प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन कैट्सा भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमने अमेरिका को बताया कि देखिए भाई, हम कोई नेटो के मेंबर नहीं है, आपका हमसे कोई सिक्योरिटी अलायंस नहीं है, कल को हमारे लिए प्रॉब्लम होगी तो हम करेंगे क्या? और आपका पेट्रियट सिस्टम विस्टम हमारे लिए काम नहीं आता। काम हमारे लिए मिसाइल S-400 है, हमारे लिए S-400 ज्यादा मुफीद है, और हमने उसको टेक्निकली बताया कि उसका कारण क्या है। बहरहाल हमारे ऊपर कैट्सा सैंक्शंस नहीं लगे, और अगर लगेंगे भी तो वो बहुत माइल्ड होंगे, और मेरे हिसाब से नहीं लगेंगे। लेकिन टर्की ने यही परचेज किया था रशिया से, जिसके लिए टर्की को पनिशमेंट दे दिया गया था, और पनिशमेंट देकर नेटो ने बोला कि अब हम आपको वेपन्स नहीं बेचेंगे। एक प्रोग्राम चल रहा था टर्की और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, फाइटर प्लेन्स का एक प्रकार है F-35। F-35 जो फाइटर प्लेन्स है, बहुत एडवांस फाइटर प्लेन्स है, 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स है, अमेरिका के पास है। अमेरिका और टर्की मिलके इस फाइटर प्लेन प्रोग्राम को जनरेट कर रहे थे, और तकरीबन $1.5 बिलियन का पेमेंट भी टर्की कर चुका था। अच्छा। लेकिन जब टर्की ने S-400 डील करी, तो नेटो ने बहुत ही अनसेरेमोनियस, बड़े बेआबरू होकर टर्की को अपने कूचे से निकाल दिया कि तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस भी लग गए, और ये जो $1.5 बिलियन तुमने डॉलर दिए थे वो भी भूल जाओ, बात खत्म। तो ये गुस्से की बात तो थी। पैसा भी पी गए। हाँ, उन्होंने कहा कुछ नहीं, जाइए, आपके ऊपर, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, ठीक है। F-35 पे क्या, आप जाइए, आप S-400 खरीदिए। लेकिन ये भी बात है, नेटो का कहना है कि हमने 50 बार कहा कि मत खरीदिए, आप इंटरऑपरेबल रहिए हमारे साथ। मैंने कहा ना, इंटरऑपरेबिलिटी एक शर्त है। तो टर्की की बदमाशी तो थी, लेकिन अब बात ये आती है कि टर्की जला बैठा था कि हमारे $1.5 बिलियन भी थे, F-35 भी हमको नहीं मिला। हाँ, एक मिनट, तो एक तो ये था। दूसरा, स्वीडन फिनलैंड से टर्की को एक प्रॉब्लम भी है। आप देखिए, टर्की में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, इसको कहते हैं कुर्द मिलिशिया, द कर्ड्स, कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं।
टर्की इन जो कर्ड मिलिशियाज है, अंग्रेजी में कर्ड कहते हैं, कुर्द भी कह सकते हैं आप हिंदी में, इनको टर्की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है। हाँ, और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या ये जो पार्टीज हैं, ये फिनलैंड और स्वीडन इनको स्वीकार करते हैं, इनको कहते हैं कि आप हमारे यहाँ के रहिए, और बहुत सारे जो कुर्द वहाँ से रेफ्यूजीज हैं वो स्वीडन फिनलैंड में रह रहे हैं। तो टर्की ने कहा कि अब मुझे इस एक तीर से ये दो शिकार करने हैं कि स्वीडन में और फिनलैंड को हम नेटो में नहीं घुसने देंगे जब तक कि हमारा एक F-35 वाली दुखती रग को आप कुछ नहीं टैकल करिएगा, और दूसरा ये कुर्द जो मिलिशियाज हैं, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी वगैरह को जब तक आप शह देते रहेंगे, हम ये बात नहीं मानेंगे। अब ये बात मैं तो बहुत शुरू से कह रही थी कि ये टर्की केवल अपने नखरे दिखा रहा है, क्योंकि भाई टर्की इज ऑल्सो हैविंग इट्स मोमेंट, और ये बात मान जाएंगे। वही हुआ जब 29 जून को अभी जो लेटेस्ट समिट हुई है नेटो की, स्टोल्टनबर्ग खड़े होकर बता रहे थे कि हमारे क्या एजेंडा है। ये मैड्रिड में हुई, अभी 29 जून को, और उन्होंने 3-4 मेन बातें कही। पहली मेन बात उन्होंने ये कही कि पहली बार उन्होंने चाइना को लिस्ट किया एज अ चैलेंज। नेटो ने पहली बार लिखित रूप में चाइना को एज अ सिस्टमिक चैलेंजर माना। नंबर 1, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरा नेटो समिट में क्या हुआ? दूसरा नेटो समिट में ये हुआ कि पहली बार, नेटो तो यूरोपियन देशों का समूह है ना, पहली बार एशिया पैसिफिक मेंबर्स आए। कौन है एशिया पैसिफिक से मेंबर्स? जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ये इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे मैड्रिड में हिस्सा लेने के लिए। ये आज के पहले नहीं हुआ था। तीसरी चीज क्या हुई? स्वीडन और फिनलैंड के ऐतिहासिक नेटो ज्वाइनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था ये 29 जून के पहले, उसी समय मुझे ये बात का अंदाज़ा हो गया था कि अंदर अंदर कोई ना कोई डील जो है वो हो गई है। टर्की के साथ कुछ ना कुछ मतलब बंदर बांट कर दी गई है कि आप ये ले लीजिए, आप हम ये ले लेते हैं, ऐसे करके। और एग्जैक्टली वही हुआ। टर्की का जो मतलब मैंने कहा ना कि जो F-35, तो अमेरिका ने F-35 तो बहुत दूर की बात है, लेकिन दूसरे जो उनके प्लेन्स हैं वो आते हैं F-16। तो उन्होंने कहा कि आप जितने पैसे आपने दिए हैं उसके बदले आप F-16 ले लीजिए। और स्वीडन और फिनलैंड ने कहा कि चलिए हम आपको कुछ लिखित एश्योरेंसेस दे देते हैं। और जो मैड्रिड में टर्की, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ, जिसमें टर्की ने कहा कि आप हमारी शर्तें मान लीजिए, हम आपके विलय को, मतलब नेटो में आने का जो आपका, हम अपना विरोध खत्म कर देंगे, हम अपना विरोध खत्म कर देंगे। ये बात बड़े आराम से हो गई। इसको मैं कहती हूँ कि ये टर्की की बैलेंसिंग एक्ट रही, नेटो का ये हुआ। अब यहाँ पे बात आती है कि अब स्वीडन और फिनलैंड नेटो के मेंबर बनने ही वाले हैं। अब इनको कोई नहीं रोक सकता, अब सारा सब कुछ साफ है। यानी और इतने लंबे चलने, जो रूस और यूक्रेन का वॉर है वो इतना लंबा चल गया है, 4 महीने 5 महीने में इतना फैटीग हो चुका है, 4.5 महीने से तो वॉर चल रही है, कि वही पुतिन और पुतिन के जो स्पोक्स पर्सन थे, जिन्होंने शुरू में कहा था कि अगर फिनलैंड नेटो का मेंबर बना तो हम नहीं सहेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, अब क्या उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई आप नहीं, वो कह रहे हैं कि आप करिए भाई, देखिए आप हमारे लिए यूक्रेन वाली रेड लाइन नहीं है। यूक्रेन तो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन का मेंबर था, आप तो स्वीडन आप हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, नहीं करेंगे तो बेहतर है, करेंगे आपकी प्रॉब्लम है। इस तरह की बातें करके वो बात जो है वो मटिया मेट कर दी गई है। तो बहरहाल अब स्वीडन और फिनलैंड को कोई नहीं रोक सकता नेटो का मेंबर बनने से। अब लेकिन बात आती है यहाँ पर एक नीचे शब्द मैंने लिखा है, कोला पेनिनसुला। क्या है ये, क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्या हमारे बच्चे वो भविष्य देखेंगे क्या, जिसका मुझे डर है। अब देखते हैं क्या है वो। देखिए, ये मैंने आपको ये यहाँ नहीं, ये इस नीचे के वाले हिस्से के बारे में तो हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। हम अभी चर्चा करेंगे ये जो नॉर्डिक स्टेट्स हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करिए, इधर आइए, ठीक है। ये जो नॉर्डिक स्टेट्स हैं, देखिए नॉर्डिक स्टेट्स बेसिकली 5 कंट्रीज हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। 5 देश, नॉर्वे, आइसलैंड वगैरह और डेनमार्क, ये ऑलरेडी नेटो के मेंबर्स हैं। केवल स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नेटो के मेंबर्स नहीं है। ये है फिनलैंड और ये है स्वीडन। ओके, ये रहा फिनलैंड का बॉर्डर, रूस ये से है फिनलैंड का बॉर्डर, और ये नॉर्वे यहाँ तक जा रहा है ऊपर तक। मतलब अभी तक क्या था कि नॉर्वे मेंबर है तो नेटो का जो सीमा, नेटो और रूस की जो सीमा थी वो केवल इतनी सी थी। ये तो बफर स्टेट्स थे ना दो। तो रशिया जो थी, रशिया यहाँ पे चैन की नींद में था आराम से। वही चीज रशिया बेलारूस और यूक्रेन के साथ चाहता है, बफर बनाना चाहता है। लेकिन अब जब ये दोनों नेटो के मेंबर्स बन जाएंगे तो सीधा सीधा जो सीमा है वो ये 1400 किलोमीटर की सीमा, फिनलैंड की जो सीमा है वो नेटो की सीमा हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताती हूँ। ये रूस की मतलब जो इन्फ्लुएंस है उसको तो धक्का है ही, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, पर बात उससे सीरियस है, बात उससे सीरियस है। और आगे बढ़ते हैं। बात है यहाँ पे
ये कोला पेनिनसुला की, अब इसको ध्यान से आप देखें, ये है फिनलैंड, ये है वो 1400 किलोमीटर की रेखा मतलब सीमा, और यहाँ पे है ये कोला पेनिनसुला। हम ऐसे किसी एरिया को कहते हैं जो 3 तरफ से सी से घिरा होता है, जैसा हमारा भी अरेबियन पेनिनसुला है, 3 तरफ भारत से, वो ऐसे, एग्जैक्टली। तो ये देखिए ऐसे यहाँ पे बेरेंट सी है, उधर नॉर्थ सी है, इधर वाइट सी है, ये रशिया है, ठीक। अब आप देखिए कि कोला पेनिनसुला में एक जगह है मुरमांस्क। मुरमांस्क वो जगह है जहाँ पे रशिया की नॉर्दर्न फ्लीट का हेडक्वार्टर है। नॉर्दर्न फ्लीट मतलब जो उनकी नौसेना है, हाँ, नहीं, नॉर्दर्न फ्लीट मतलब उनकी जो नौसेना है, वहां पे उनका ये है, बड़ा केंद्र है उनका, हाँ, मतलब उनका बड़ा नेवल मिलिट्री हेडक्वार्टर है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रशिया के तमाम न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वगैरह वगैरह, सबका यहाँ पर स्टोर्ड रहती हैं इसी कोला पेनिनसुला में, इसी मुरमांस्क के पास। और ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पे शहर दिख रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि अभी तक क्या था कि उधर फिनलैंड है, फिर स्वीडन है, वो बफर है, तो यहाँ पे रशिया का इस तरह की चीज़ें रहती थी। अब इनको अगर हम थोड़ा सा छोटा करें और देखें कि कोला पेनिनसुला की सिग्निफिकेंस क्या है, जो मैं आपको बता रही थी। देखिए, एक मैंने कहा ना, रशिया न्यूक्लियर ट्रायड यहाँ पर रहता है। ट्रायड का मतलब आप समझते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हम 3 जगह से छोड़ सकते हैं, समुद्र से छोड़ सकते हैं, लैंड से छोड़ सकते हैं, और हवा से छोड़ सकते हैं। तो यानी कि जो बॉम्बर्स हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तरह तरह की क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, और जो सबमरीन मिसाइल्स हैं, ये सारी की सारी रशिया की इसी कोला पेनिनसुला पर है। ना केवल ये, रशिया के पास यहाँ पर उसकी सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। सेकेंड स्ट्राइक नहीं, बहुत कंफ्यूजन है। सेकेंड स्ट्राइक का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप नेटो है, मैं रशिया हूं, आपने मेरे ऊपर एक प्राइमरी स्ट्राइक करी, सेकेंडरी स्ट्राइक का मतलब होता है प्राइमरी स्ट्राइक होने के बाद मैं उसका जवाब कितनी इंटेंसिटी से दे पा रही हूँ। तो सेकेंडरी जो स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो टेक्निकली और साउंड होना चाहिए, क्योंकि उधर से तो न्यूक्लियर वेपन निकल चुका है ना, इधर से हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये जो कैपेबिलिटीज है रशिया की, उनका भी कॉन्सेंट्रेशन कोला पेनिनसुला में है। उसके बाद आप कोला पेनिनसुला का इंपॉर्टेंस समझिए कि रशिया की 20 जो इस वक्त ऑपरेशनल सबमरीन्स हैं, जो कि 4th जनरेशन बोरे क्लास और यारसन क्लास की सबमरीन्स हैं, पनडुब्बी, सब न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं, ये सारी की सारी कोला पेनिनसुला के इन पोर्ट्स में हैं। मतलब इनके हथियार, इनकी रणनीति, सब कुछ के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण जगह वहां पर है। और ये जो 4th जनरेशन और ये जो मैंने आपसे कहा, ये मतलब ऐसी सबमरीन्स हैं, मतलब न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो, और अच्छा एक और बात थी कि जो मैंने आपको कोला पेनिनसुला दिखाया था, इसमें जो कुछ बंदरगाह हैं, ये ठंड के मौसम में भी ऑपरेबल रहते हैं। मतलब आप वहां पे, महत्वपूर्ण चीज थी, रूस ने वहां पे बनाया, इसीलिए क्योंकि रूस के तो ज्यादातर बंदरगाह जमे रहते हैं ना, 365 दिन जहां पे हो सके। तो बहरहाल, तो इसके, हाँ, ये है। उसके बाद उनका वहां पर एक और टाउन है जो मैंने आपसे, आप याद करिए, मैंने आपसे बताया था ना कि नॉर्वे ऊपर छोटा आ रहा है और छोटा सा एक बॉर्डर था, हाँ, बगल में ही तो है। ये मैंने आपसे कहा था ना, ये यहाँ के पास एक टाउन है जहां पर, जो नॉर्वे से केवल 40 मील दूर है, ये, हाँ, ये देखिए, जहां पर उनके ये हैं सबमरीन बेसेस हैं। तो सबमरीन बेसेस, उनकी बैटरीज, अभी आपको ध्यान होगा कि जब ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी तो रूस लगातार पोस्चरिंग ले रहा है ना, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग और मिसाइल की टेस्टिंग, और ये सब लगातार चल रहा है। तो अभी एक यार्स मिसाइल की टेस्टिंग हुई थी, यार्स, और बड़ा मतलब ये हो रहा था कि बेसिकली ये थर्मो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आप नाम सुनते होंगे, थर्मोबैरिक वेपन्स, थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये टेक्नोलॉजी की बात है कि जो हमें न्यूक्लियर विध्वंस होगा उसका केमिकल प्रोसीजर क्या है, मतलब फ्यूजन के जरिए होगा, टेम्परेचर बढ़ाकर होगा, कि प्रेशर बढ़ाकर होगा, कि ऑक्सीजन को, तो ये उसके टेक्निकल डिटेल्स इसमें जाने की जरूरत नहीं। पॉइंट ये है कि इसके जो बैटरीज हैं ये भी आपके वही हैं नेटो के सीमा से लगे हुए, ठीक है। और ना केवल ये, इन सब के बाद जो वहां का EW, मैंने नीचे लास्ट में लिखा है EW मींस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज है, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, एकदम कॉर्नर में है ये कोला पेनिनसुला, उधर नेटो है, उधर नॉर्वे के ऊपर नेटो है, तो वहां पे सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज जो है वो भी सबसे ज्यादा हमारी यहाँ पर इनका एक कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस तरह का वोलेटाइल रीजन है कोला पेनिनसुला, जो अब नेटो, इधर फिनलैंड के बाद यूं हाथ बढ़ाओ तो कोला पेनिनसुला है। तो अब इसमें
हो क्या रहा है। वैसे तो मुझे लगता है कि दोनों में से कोई इतना मूर्ख नहीं है कि बातों को उस लेवल तक बढ़ाए, इस्तेमाल लेकिन आप इस बात को और याद रखें और इनको कभी गूगल करिएगा, क्योंकि इतना वक्त लग जाता है कि हम हर चीज़ नहीं यहाँ पे कर सकते। ये जितने मैं आपको बता रही हूँ ना कि न्यूक्लियर ट्रायल्स और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़, ये जो आपको जितने मैं 4th जनरेशन बोरेई क्लास और यासिन क्लास बता रही हूँ, इसमें कोई क्रूज मिसाइल है, कोई ये है कि मिड एयर जाके अपना वो चेंज कर सकता है, ट्रैजेक्टरी बदल सकता है। करेक्ट। ये सारी की सारी 10,000 किलोमीटर तो मिनिमम रेंज है इनकी। तो अगर वहाँ पे कोई छोटी भी वो होती है, मतलब कोई ऐसा एस्केलेशन होता है, तो वो ग्लोबल एस्केलेशन बनने से पहले आप उसे कितना टाइम लगेगा। तो जब तक आप सोचेंगे तब तक तो बात हाथ से निकल जाएगी। यही डर है। यानी कि नेटो का जो एक्सपेंशन है, अगर आप बाकी सारा रूस, अमेरिका, फलाना ढिमाका सब छोड़ दें, केवल ह्यूमन सर्वाइवल के नज़र से अगर आप देखें, तो हम सचमुच एक बड़े खतरनाक मोड़ पे जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। हम लोग मास्टर क्लास में सबसे आखिरी में एक बड़ी ज़रूरी चीज़ करते हैं कि बहुत सारी उत्सुकताएं जो कि पैदा होती रहती हैं, तो हमें लगता है अगर कोई और जानना चाहे, चाहे बाल्टिक देशों के बारे में जानना चाहे, चाहे वो तुर्की के इर्द गिर्द जो सैन्य गठबंधन बन रहे हैं उनके बारे में जानना चाहे, यूगोस्लाविया के बारे में स्वस्ति ने बहुत विस्तार से बताया, उसके विघटन के बारे में जानना चाहे कि कोसोवो में क्या चल रहा है, या सर्बिया में क्या हो रहा था, या बोस्निया में क्या हो रहा था, तो क्या रिकमेंडेशंस हैं जो मास्टर साहब देंगे या साहिबा हमको देंगी, जिनको हम पढ़ें या देखें ताकि हमारी दिलचस्पी को थोड़ा सा और किनारा मिले? देखिए, ऐसा है कि कोल्ड वॉर पे तो लिटरेचर और सीरीज और सबकी भरमार है। बिल्कुल, मतलब मैं क्या सूरज को दिया दिखाना हो जाता है। लेकिन हाँ, एक मैं आपको पहले किताब से शुरू करती हूँ। एक आपने बड़ा देखा होगा, जॉन मेर्शाइमर, एक बहुत इस समय चर्चित भी हैं, अमेरिका में शिकागो में एक प्रोफेसर हैं, और वो लगातार कहते हैं कि नेटो एक्सपेंशन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा है ना, आप कह देती हैं चर्चित हैं, हम सब लोग ऐसे सर खुजाने लगते हैं, यार हमको ये सब चीजें पता ही नहीं है, और इतनी चर्चित, मतलब हम लोग पर्याप्त बुद्धू हैं। एकेडमिशियंस के बीच चर्चित है, ऐसा कह सकते हैं क्या? जी नहीं, एकेडमिशियंस के बीच तो चर्चित है ही। और देखिए, जॉन मेर्शाइमर इसलिए भी चर्चित है क्योंकि वो अमेरिकन हैं, और अमेरिकन होने के बावजूद वो ये कहते हैं कि नेटो एक्सपेंशन ही कारण है जो आज यूक्रेन में हो रहा है। लेकिन मैं थोड़ा उससे इस वजह से मतलब अग्री नहीं करती हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए बात वही आ जाती है आखिर। फिर उसके बाद आप सेंट्रल यूरोपियन और ईस्ट यूरोपियन देशों के बीच में जो ये तड़प है कि हमें नेटो आओ और हमें पकड़ो, है ना, हमारा हाथ पकड़ के हमको इससे उबारो, ये आप कैसे समझाएंगे? इन्होंने कोई किताब लिखी है क्या? नहीं, हाँ, इनकी एक किताब है, एक इनकी किताब है ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ये बहुत अच्छी किताब है समझने के लिए कि किस तरह से, और इसके सारे जो रेफरेंसेस हैं ये कोल्ड वॉर के ही हैं ज़्यादातर, तो ये समझने के लिए बहुत अच्छी किताब है। इसलिए भी क्योंकि मैंने जॉन मेर्शाइमर की किताब का जिक्र किया, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है और तमाम तरीके से वो, और लगातार रूस और इनके जो सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन वगैरह के से रिलेटेड ही अपनी बात करते हैं। और चूंकि अब इतना ज्यादा रेफरेंस होता है जॉन मेर्शाइमर का, तो अगर दर्शक इसको पढ़ना चाहेंगे तो उनको आसानी होगी। मतलब उनको ये नहीं लगेगा कि अरे कोई बहुत भारी भरकम शब्द हैं। और ऑफेंसिव रियलिज्म, अब आजकल गूगल में हर कोई जानता है कि ऑफेंसिव रियलिज्म क्या है, तो ऑफेंसिव रियलिज्म की थ्योरी समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक तो ये द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स बाय जॉन मेर्शाइमर, ये एक बेसिक टेक्स्ट की तरह से मैं रेकमेंड करूंगी कि ये अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोल्ड वॉर और इस मिजाज को समझने के लिए, रस्साकशी को समझने के लिए, और कैसे ये पावर का गेम चल रहा है, तो उसके लिए एक अच्छी किताब है। कुछ लिमिटेशंस हैं। अच्छा देखिए, किताब हमेशा एक पर्सपेक्टिव होती है, कभी गॉस्पेल नहीं होती है, ये बात याद रखिए। एक पर्सपेक्टिव आपको आखिरी सत्य नहीं है। हाँ, कोई भी किताब जी, इसको हर जगह लागू कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल। तो एक तो ये है, उसको मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी, उसको पढ़ें। दूसरा, जो हम लोग अभी कोल्ड वॉर के बारे में तमाम बातें कर रहे थे, तो बहुत सारी सीरीज़ हैं, जैसे कि एक है द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर 1985 से 1991। तो ये बेसिकली तमाम जो 1985 से 90, अगर आप याद करें तो मैंने आपसे कहा था कि कजाकिस्तान था जहाँ पे पहली बार वो 1986 में स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ था, प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, और उसके बाद से 89 के रेवोल्यूशंस और तमाम देशों में, और एक हम नहीं कवर कर पाए, जो इसका फॉल आउट चाइना में तियानमेन स्क्वायर में हुआ था, वो भी 89 में हुआ है। तो वहां से लेके 1991 का जो पूरा विघटन है इस एरा को, ये कहां पर उपलब्ध है? एंड ऑफ द कोल्ड वॉर जो है, ये मूवी है, ये आपको ये रॉबर्ट सर्विस ने इसको बनाया है, तो आपको ये मिल जाएगा बहुत आसानी से। और बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स के साथ लिंक दे दीजिएगा, कि अगर कोई चाहे तो वो फौरन का फौरन देख ले। टॉरेंट लिंक नहीं देंगे, हाँ, जायज लिंक देंगे।
और उसके अलावा एक डेफिनेटली अगर हम लोग कोल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी एक ऐसा मोमेंट आता इस पे है। हम लोगों ने दुनियादारी में भी एक बड़ा एपिसोड किया था। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, जो एक ये है जिसको कहते हैं 1 मिनट टू मिडनाइट, जब ऐसा था कि पूरी की पूरी दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की कगार पे खड़ी है और कैसे लास्ट मिनट पे, और हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो गेम थियोरीज पढ़ाते हैं उसमें हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का उदाहरण देते हैं गेम ऑफ चिकन, कि इधर से यूएसए है, इधर से यूएसएसआर है, और ये दोनों आ रहे हैं और देखना है कि कौन पहले मतलब चिकन आउट कर जाता है, और सोवियत यूनियन चिकन आउट कर जाता है और वो मतलब जो टल जाता है, उधर जॉन कैनेडी होते हैं उस समय में। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के ऊपर ये है, इसको ज़रूर आप लोग देखें। ये है, इसका नाम है 1 मिनट टू मिडनाइट, ये ज़रूर आप लोग देखें। 1 मिनट टू मिडनाइट, जी जी जी, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री। यस, माइकल डॉब्स की बनाई हुई है ये। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक हमारा भी एक रिलेशन है। आप याद करिए 62 में हमारे ऊपर वॉर चाइना ने अटैक किया था, और चाइना का भी कैलकुलेशन यही था कि इधर तो ये तीसरा विश्व युद्ध में दोनों सुपर पावर्स बिजी रहेंगे, इधर हम ले लेंगे जो हमें लेना है, नेहरू की फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिसी से। एक इसकी थ्योरी ये भी है, लेकिन चूंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एवर्ट हो गई, टल गई, तो इधर चाइना भी मतलब निकल गया। ये एक थ्योरी है, तो आपको मतलब ये भी आपको एक लिंक दिखेगा। और मेरे ख्याल से इतना बहुत है, आप पहले इनको इतने को पढ़ें और इतने को देखें। पढ़ाई कर लो, एकदम पहली बार में पीएचडी ना कर लो। चलिए जी, दुनियादारी की ये मास्टर क्लास यहीं पर समाप्त होती है। डॉक्टर स्वस्ति राव ने विस्तार से, और आपने देखा आपके सुझावों पर अमल करते हुए हमने इम्प्रूवमेंट भी किया। एकदम इस बार बुलेट पॉइंट्स थे ताकि स्ट्रक्चर्ड बातचीत हो, ऐसे नहीं कि दाएं भाग गई बाएं भाग गई। नक्शों आदि का इस्तेमाल किया। हमारा इरादा है कि हम इसको और इम्प्रूव करें, जल्दी कोशिश करेंगे कि वाइट बोर्ड भी आ जाए तो जिस पर नोट्स लिखे जा सकें, और रिकमेंडेशन के जो बातें होती हैं वो तो हम डिस्क्रिप्शन में लाते ही हैं। डॉक्टर स्वस्ति बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तबीयत नासाज होने के बावजूद इतना वक्त निकाला। आप IDSA में काम करती हैं, थिंक टैंक में, तो वहाँ की भी अपनी व्यस्तताएँ रहती होंगी, पर मैं और मेरे दर्शक बहुत कृतज्ञ हैं। ये मास्टर क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। खूब पढ़िए, खूब लिखिए, खूब दुनियादारी सीखिए, और उसके लिए खुली आंखों से दुनिया को देखिए। ज्ञान के सरलीकरण के इस प्रयास में आपका लल्लन टॉप लगातार लगा रहेगा। हाल ही में एक विद्वान ने हमसे कहा कि डिलाइट टू विजडम, यानी सरस ढंग से चीज़ों को बताया जाए ताकि लोगों की तर्क शक्ति बेहतर हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट आए, समझ बेहतर हो, और इन सब के साथ जो एक अनिवार्य भाव है हर सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ कि सिर्फ ज्ञान ना आए, ज्ञान का अहम ना आए, उसके साथ करुणा भी चलती रहे, जिसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं मानवता, ह्यूमैनिटी, जो तमाम वैल्यूज पर बेस्ड है, उसका भी इजाफा हमारे भीतर हो। इसकी कोशिश हम करते रहेंगे। आप अपना खूब ख्याल रखिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें ज़रूर अवगत करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।